गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस जो लेक्चर हुआ था हमने डिस्कस किए थे उसमें अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है। अकाउंटिंग प्रोसेस में हमने देखी थी सबसे पहले होता है एंटिटी। एंटिटी का क्या होता है? फिर ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के बाद फिर क्या चीज होती है हमारी? एंट्री। ये हम उसको रिकॉर्डिंग कहते हैं। ये रिकॉर्डिंग हम सीखेंगे कुछ वक्त बाद। ये हो सकता है कि जर्नल में रिकॉर्ड करा जा रहा है, हो सकता है कैश बुक में रिकॉर्ड करा जा रहा है, ये हो सकता है अदर सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड किया जा रहा है। अभी कैसे करते क्या होता है बात की बात है, ठीक है। रिकॉर्डिंग के बाद फिर हम उसको एक लेजर बनाते हैं, और लेजर एक बुक होती है, उसमें बहुत से अकाउंट बने हुए होते हैं हमारे। वो जो हम जर्नल से जो अकाउंट में लिखते या रिकॉर्डिंग वाली स्टेज से हम जो अब अकाउंट में लिखते उसे हम कहते हैं पोस्टिंग होती है। पोस्टिंग के बाद वो अकाउंट की हम लोग करते हैं टोटलिंग और बैलेंसिंग। टोटलिंग और बैलेंसिंग करते, टोटलिंग और बैलेंसिंग करे बाद फिर हम उसको क्या बनाते बेटा? ट्रायल बैलेंस बनाते इसका। ट्रायल बैलेंस के बनाए बाद एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है अगर कोई है तो। व्हाट इज एडजस्टमेंट एंट्री इसके भी फिक्र मत करना, जब फाइनल अकाउंट एक चैप्टर है आपको वहां पे सारी चीजें डिस्कस होती जाएंगी। उसके बाद बनता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद क्या बनता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, सो फिर यहां पे बनता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस होती है, इसको अकाउंटिंग साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस होती है, इसे अकाउंटिंग साइकिल भी कहते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या देखे यहाँ पे? अगर आप देखोगे वहां पे तो सबसे पहले आपने देखे कि एंटिटी, फिर उसका ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग, लेजर, फिर उसमें अकाउंट बनते, पोस्टिंग, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट एंट्री एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सारी की सारी हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस है। अब आपको इस चैप्टर में अगर हम देखा जाए तो पूछा उसने 5 चीजें आपके सिलेबस में यहाँ पे इस चैप्टर में है। 5 चीजें बेसिकली हमको सीखना है। क्या सीखना है हम लोगों को? कौन सी 5 चीजें? एक तो जर्नल सीखना है, एक कैश बुक सीखना है, और एक अदर सब्सिडरी बुक होती है वो सीखने का। ये 3 चीजें हुई, ठीक है। इसके अलावा फिर आपको अकाउंट सीखना है। वो पोस्टिंग और टोटलिंग एंड बैलेंसिंग वो अकाउंट में ही होता है, उसी का एक पार्ट है वो, ठीक है। 4 चीजें हो गई। उसके बाद भी हम लोग को ट्रायल बैलेंस सीखना है, ठीक है। ये 5 चीजें आप लोगों को इस चैप्टर का पार्ट है। सर फाइनल अकाउंट और एडजस्टमेंट एंट्री, फाइनल अकाउंट और एडजस्टमेंट एंट्री जो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको फाइनल अकाउंट भी कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ओके। एडजस्टमेंट एंट्री और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है आपका, ये वहां पे बात होगी। सर पोस्टिंग और टोटलिंग एंड बैलेंसिंग, पोस्टिंग और टोटलिंग बैलेंसिंग इसी का पार्ट है वो, एक तरह से वो इसी का पार्ट है, इसी में किया जाता है वो अकाउंट में, ठीक है। इसी का वो पार्ट है, ठीक है। अब इस चैप्टर में मतलब हमको ट्रायल बैलेंस तक सारी चीजें सीखना है, मगर हम लोग जर्नल पे एकदम से नहीं आएंगे। पहले ऊपर शुरुआत में जब सबसे पहला पॉइंट है एंटिटी, मैं वहां से शुरू करूंगा। एक एक कंसेप्ट हम क्लियर करते जाएंगे बेटा, स्टेप बाय स्टेप हम चलते जाएंगे, ठीक है। फिर मैं जर्नल पे, कैश बुक पे, फिर वो लेजर, सब्सिडरी बुक, हर चीज पे मैं आऊंगा। ट्रायल बैलेंस तक हमको इस चैप्टर में सीखना रहेगा, ओके। अब एक कंसेप्ट है, मतलब अभी मैं आपको देखो जिस तरीके से मैंने हाईलाइट किया, एक एक पॉइंट हम लोगों को कवर करना रहेगा। तो आज हम लोग क्या डिस्कस कर रहे बेटा यहाँ पे? अभी हम डिस्कस कर रहे पहला पॉइंट, दैट इज सॉरी, पहला पॉइंट दैट इज एंटिटी। इस पे हो अभी मैं, तभी आपको फर्स्ट पॉइंट जो एंटिटी उसके बारे में सिखा, और आज उसी पे डिस्कशन रहेगा बस, ठीक है। फिर उसके बाद में ट्रांजेक्शन, जर्नल एक एक करके मारते हैं, बहुत से क्वेश्चंस भी आगे करना रहेगा आपको, ठीक है। तो मैंने जो ग्रीन कलर से हाईलाइट किया वो आपको सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन उसको समझने के लिए हमको एंटिटी, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, छोटे छोटे बहुत से कंसेप्ट है, बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। अब व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, उसको हम समझते हैं। आप चाहो तो अब एक अपने नोटबुक में, चाहो नहीं आपको देना, एक नोटबुक में बढ़िया सी हेडिंग दो, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। थ्योरी 1 2 सब लिखा हुआ है, लेकिन आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना और मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना है। एक मेरा फ्रेंड है सौरभ, ठीक है। अब सौरभ कहते हैं भाई जुबैर, मुझे ना एक बिजनेस शुरू करना है। उसने एक बिजनेस शुरू किया भी, ठीक है। एग्जाम्पल ये
मिस्टर सौरभ। ठीक है, ये कौन है सौरभ? इसने एक बिजनेस ओपन किया, यहां पे एक बिजनेस ओपन किया। ठीक है, ये बिजनेस ओपन किया बेटा उसने, ये उसका बिजनेस है, इसका कोई भी नाम दे सकते हो, ये इसका बिजनेस है। अब ये बिजनेस का ओनर तो सौरभ ही है। ओनर कौन है बेटा इसका? इस बिजनेस का ओनर तो सौरभ ही है। अब लेकिन लोगों को ये लगता है सर जब बिजनेस का ओनर सौरभ ही है तो चिंता की क्या बात है सर, वो दोनों एक ही है। नहीं बेटा, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एक नहीं है, उसको हम अलग अलग कहते हैं, अलग अलग सेपरेट मानते हैं। ऐसा क्यों? अब उसका लॉजिक समझना। सपोज सौरभ कहता है यार मेरे कुछ पर्सनल खर्चे हैं, जो कि ओनर है उस बिजनेस का, मेरे कुछ पर्सनल खर्चे और कुछ पर्सनल इनकम होंगी, घर के कुछ खर्चे और ये बिजनेस के कुछ खर्चे और बिजनेस की कुछ इनकम है, इनको मिला नहीं सकते। मैंने कहा, सौरभ कहता है क्यों यार, मैं ही तो ओनर हूं उस बिजनेस का, हम क्यों नहीं मिला सकते, मैं ही तो मालिक है उसका। मैंने कहा नहीं मिला सकते, उसका लॉजिक हम समझते, क्यों ओनर को और बिजनेस को अलग मानते। ठीक है, अब समझते। कहते हैं कि भाई बिजनेस की सपोज यहां पे सेल्स हुई 1,00,000 रुपए का, मैं यहां पर एक सेकेंड, बिजनेस का सेल्स हुआ 1,00,000 रुपए का, 1,00,000 रुपए का सेल्स हुआ। अब कुछ एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंस बहुत से होते हैं बेटा, मैं कुछ एक्सपेंस लिख रहा हूं, जैसे कि शायद वो रेंट में ली हुई होंगी, रेंटल में रेंट देते हैं 20,000 रुपए, कुछ परचेज करके लाए होंगे, ये सब खर्चे है बेटा, परचेज करके लाए सपोज इनने 30,000 रुपए का। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कुछ और खर्चे करे, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऐसे बहुत से खर्चे होते बेटा, सपोज ये खर्चे की। तो मैंने कहा भाई सेल्स हुआ था आपका 1,00,000 रुपए का, खर्चा किए 20 और 30, 50 और 10, 60,000 के एक्सपेंस हुए। तो 1,00,000 में से 60,000 अगर मैं हटा दूं जो खर्चे, तो बचता है मेरा 40,000 रुपए। ये कहलाता है बेटा प्रॉफिट। क्या कहलाता है? ये प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हो गया हमारा 40,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, सॉरी 40,000 रुपीज का हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, मगर सौरभ कहता है ये तो बिजनेस के खर्चे लिखे, बिजनेस की, मेरे भी कुछ पर्सनल है। मतलब क्या पर्सनल खर्चे है? तो ये ओनर के कुछ पर्सनल एक्सपेंस है। मैंने कहा जैसे कि पर्सनल एक्सपेंसेस कुछ बताओ, तो वो कहता है एग्जाम्पल के तौर पे हर महीने मुझे घर पे ग्रोसरी लाना पड़ता है 5,000 रुपीज की, इसी मैंने अपने बेटे का एडुकेशन फीस पे किया उसने कॉलेज की, सपोज 10,000 रुपीज। ठीक है, दो एक्सपेंस लिखा, ये उसके पर्सनल एक्सपेंस है सपोज। मैंने बोला ठीक है भाई, तो मैंने कहा भाई इसको बिजनेस में नहीं लिख सकते हो। बोलता है क्यों नहीं लिख सकते, मैं ही तो मालिक हूं उस बिजनेस का। मैंने बोला जो प्रॉफिट अकाउंटिंग करने का जो हमारा पर्पस होता है कि हम सही तरीके के उस बिजनेस का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर पाए कि बिजनेस परफॉर्म कैसे कर रहा है, उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है, लॉस कितना आ रहा है, उसकी पोजीशन कैसी, परफॉर्मेंस कैसा है उसका, वो हम नहीं कर पा रहे। बोले क्यों नहीं कर पा रहे? वो सही नहीं निकलेगा। बोले कैसे निकलेगा? मैं आपको निकाल के बताता हूं। मैंने कहा चलो इसी को अगर मैं निकाल के दोबारा कैलकुलेट करता हूं। मैंने कहा सेल्स हुआ 1,00,000 रुपए का, वही खर्चे पहले के, दिख रहा है आप लोग को? यस बेटा, रेंट है आपका 20,000 रुपीज का, परचेज था आपका 30,000 रुपए का, वही जो आपने बाजू में देख रहे, सैलरी, सैलरी हमारी 10,000 रुपए की। बोलेंगे सर वही तो हुआ 40,000 रुपए प्रॉफिट है। नहीं, अब वो कहता है जरा बताओ तो कि नहीं सही क्यों नहीं है कि पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस में जो आपके जो आप पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस के एक्सपेंस का पार्ट नहीं है। मैंने अगर लिख दिया यहां पे ग्रोसरी 5,000 रुपए, फीस सन्स फीस जो उसके बच्चे की फीस है बेटा, कॉलेज फीस होंगी या ट्यूशन फीस होंगी। ठीक है, अब ये फीस यहां पे आई, ये मैंने लिखा 10,000 रुपए। अब मुझे बताओ सर कि ये प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट तो कम हो जाएगा ना भैया, अब उसमें से 40 के बदले ही आएगा 25,000 रुपए का प्रॉफिट, या आया 25 का प्रॉफिट। अरे गलत हो गया सर, यहां पे जो पहले प्रॉफिट आ रहा था हमारा 40,000 रुपए, अब प्रॉफिट आ रहा है 25,000 रुपए। तो क्या ये जो 25,000 रुपए प्रॉफिट आया है बेटा, क्या वो प्रॉफिट करेक्ट है कि नहीं?
वो इनकरेक्ट प्रॉफिट है, ये इनकरेक्ट प्रॉफिट है। हमारा बिजनेस का प्रॉफिट हमें निकालना है बेटा, वो बिजनेस के प्रॉफिट में वो कम हो गया प्रॉफिट, ये करेक्ट प्रॉफिट है। तो मुझे ये पता लगाना है कि सर बिजनेस का खर्चा कितना है, सॉरी बिजनेस का खर्चा है, फिर उसके बिजनेस का प्रॉफिट कितना है। मगर आपने क्या करे, पर्सनल एक्सपेंसेस भी वहां पे डाल दिए, ये पर्सनल एक्सपेंस भी बिजनेस का एक्सपेंस माने तो प्रॉफिट सही नहीं बता रहा। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर दिक्कत क्या है मत बताने, तो वो तो कहते हैं सर जो प्रॉफिट है, एक और चीज, जो ओनर है वो बिजनेस में पैसा लगाता है बेटा, वो इन्वेस्ट करता है मनी, इन्वेस्ट करता है मनी बिजनेस में। जैसे कि मैं कहता हूं उसने कुछ इन्वेस्ट किया बिजनेस में पैसा, और वो पैसों से व्यापार करते फिर कुछ प्रॉफिट होता है, और ये जो प्रॉफिट होता है ना बेटा, ये प्रॉफिट भी फिर ओनर को ही दिया जाता है, प्रॉफिट भी किसे दिया जाता है, ओनर को। अब इस चीज को अच्छे से समझना बेटा, ये दोनों को हम सेपरेट क्यों मान रहे कि सर जो प्रॉफिट आप बोलेंगे सर दोनों में बात एक ही है ना सर, एक में आप 40,000 रुपए का प्रॉफिट ओनर को देना, बिजनेस अलग है ओनर अलग है। तो सपोज मैं कहता हूं मैं बिजनेस हूं, बिजनेस ओनर को देगा, आप ओनर हो मैं बिजनेस हूं, मैं आपको प्रॉफिट दूंगा। पहले कितना प्रॉफिट दे रहा था 40, अब कितना बता रहा हूं 25, तो गलत प्रॉफिट बता रहा हूं बेटा। सही प्रॉफिट बिजनेस का 40 ही हमारा अकाउंटिंग करने का पर्पस है कि हम करेक्ट प्रॉफिट निकाले। तो करेक्ट प्रॉफिट 40 है, आपने पर्सनल एक्सपेंस भी उसमें डाल दिए तो वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर मैंने पर्सनल एक्सपेंस भी बिजनेस के एक्सपेंस का पार्ट माना तो हमने बिजनेस के प्रॉफिट को सही कैलकुलेट नहीं करे, तो फिर कैसे हम अपने परफॉर्मेंस बिजनेस का एनालाइज कर पाएंगे, वो तो गलत हो जाएगा ना, गलत जानकारी वो हमको दे रहा है बेटा। ओके, तो इसीलिए बिजनेस पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस के एक्सपेंस में नहीं डालते। अब वो बात अलग है, अगर बिजनेस में से वो कोई पैसा लेता है, विड्रॉ करता है, उसको ड्रॉइंग्स कहते हो, आगे चल के मैं बताऊंगा आपको एक एक चीज, लेकिन अभी समझना जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते उसे हम बुलाते हैं कैपिटल के नाम से, और कैपिटल जो ओनर बिजनेस में लगाता है वो कैपिटल कहते हैं, और प्रॉफिट भी बिजनेस फिर ओनर को वापस करता है। अब जरा एक चीज समझना और बहुत अच्छे से समझना बेटा, जो चीज मैं आपसे कहने जा रहा हूं, ये एक बिजनेस है, ये क्या है, एक हमारा, ये एक हमारा बिजनेस है बेटा। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं हमको एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। यहां पे दो एंटिटी, आप ये तय करो कि पहले किसकी बुक में अकाउंटिंग करोगे। अगर ओनर की बुक में अकाउंटिंग कर रहे तो वो एंटिटी, बिजनेस की बुक में अकाउंटिंग कर रहे तो वो एंटिटी, लेकिन वो दोनों अलग अलग है, क्योंकि हमें बिजनेस का परफॉर्मेंस देखना है। ओनर के पर्सनल एक्सपेंस पर्सनल इनकम अगर उसमें मिला दोगे तो सही बिजनेस का प्रॉफिट नहीं आएगा। अब ध्यान से सुनिए, बिजनेस की नजरिए से सोचो आप कि बिजनेस में कैपिटल पैसा लगाया गया। अब सपोज मैं बिजनेस हूं, आप ओनर हो, मान लो मैं बिजनेस हूं, ठीक है, ठीक है, आप मान लो कि मैं बिजनेस हूं बेटा, तो बिजनेस में ओनर ने पैसा लगाया। अब क्या होता है कि बिजनेस में जब ओनर ने पैसा लगाया तो मैं बिजनेस हूं, वो जो बिजनेस दिख रहा है ना आपको वहां पे हाईलाइट करा हुआ, ये है बिजनेस, मैं बिजनेस हूं। तो बिजनेस की नजरिए से सोचो कि आपने बिजनेस में पैसा लगाया, आप ओनर हो तो आपने बिजनेस में पैसा लगाया बेटा, तो क्या होगा, आप अलग हो मैं अलग हूं, मैं बिजनेस हूं, ठीक है। अब मेरे को वो पैसा आपको वापस करना है, क्योंकि हम अलग अलग है, तो आपने जो बिजनेस में पैसा लगा उसको कैपिटल बोलते हैं, मुझे वो पैसा आपको वापस करना रहेगा, क्योंकि मैं अलग हूं आप अलग हो, तो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट करे तो मुझे पैसा आपको वापस करना रहेगा। तो बिजनेस के लिए जो ओनर पैसा लगाता है उसे कैपिटल कहते, लेकिन बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी होती है। क्यों लायबिलिटी होती है, क्योंकि बिजनेस को वो ओनर को पैसा वापस करना। जो प्रॉफिट हुआ ना, बिजनेस परफॉर्म तो अच्छा कर रहा है, लेकिन यही प्रॉफिट बिजनेस को ओनर को देना है वापस, ओनर को देना रहेगा प्रॉफिट। तो ओनर को जब ये प्रॉफिट देना है बेटा, तो वो भी एक बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। तो अगर कोई साइंस वाले बच्चे बिल्कुल भी नहीं घबराना, जो कॉमर्स वाले होंगे उनको फाइनल अकाउंट कभी बनाए होंगे तो कैपिटल आप लायबिलिटी साइड में लिखते हो, वो इंटरनल लायबिलिटी रहती है, क्योंकि ओनर को देना रहता है। तो जो ओनर ने पैसा लगाया वो हम किसको देते वापस बेटा, बिजनेस को ओनर को वापस करना, तो उसके लिए लायबिलिटी। जो प्रॉफिट हुआ वो भी आप कैपिटल में ऐड करते थे, तो वो भी किसको वापस देना है, हमको ओनर को वापस देना है। तो बिजनेस के लिए वो एक लायबिलिटी होती है, कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी, क्योंकि ओनर को ही देना रहता है इसलिए उसको कहते हैं। लेकिन बिजनेस के ट्रांजेक्शन और ओनर के जो पर्सनल ट्रांजेक्शन है वो दोनों अलग ट्रीट करते, वो सेपरेट है।
इसको सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के नाम से भी बुलाते हैं। सो बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। तो जो बिजनेस होता है बेटा, बिजनेस बिजनेस is considered to be separate and distinct from its owner। ओके, फ्रॉम इट्स ओनर, उसके ओनर से उसको सेपरेट मान, ठीक है। तो वो दोनों डिस्टिंक्ट है, अलग अलग, अकाउंटिंग के लिए हम दोनों का अलग अलग मानते हैं। इसका मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर जो ओनर के है वो बिजनेस केस में आना नहीं चाहिए। जो पर्सनल एक्सपेंडिचर है बेटा वो बिजनेस केस में आना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बिजनेस के एक्सपेंस में, पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस के एक्सपेंस में, और वो एक ड्राइंग से एक अलग चीज है तो इसके बारे में बाद में मैं बात करूंगा, लेकिन पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस के एक्सपेंस में नहीं आना चाहिए, तो फिर इनकरेक्ट प्रॉफिट आएगा। पर्सनल इनकम भी बिजनेस की इनकम में नहीं आना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूं, ये सौरभ को एक लॉटरी लगी, उस लॉटरी का नाम था धनलक्ष्मी लॉटरी, एग्जांपल 1 लाख रुपए की लॉटरी लगे, धनलक्ष्मी लॉटरी। अब वो 1 लाख रुपए में बिजनेस की इनकम मान लू तो बिजनेस का प्रॉफिट तो बढ़ के आएगा, लेकिन वो 1 लाख रुपए हमने बिजनेस से नहीं कमाए तो वो तो गलत बात होगी। हमारा पर्पज है कि हम सही करेक्ट अमाउंट बिजनेस का निकाल सके कि कितना प्रॉफिट हुआ कि कितना लॉस हुआ, तो दोनों को हम अलग मानते हैं। तो आगे जो हम क्वेश्चन अब मेन अब हमारे क्वेश्चन शुरू हो रहे बेटा। इनफैक्ट देखो, आप मैं तो ये वाले इस पे आया नहीं हूं अभी, जर्नल आप लोग को यहां पे दिया इंस्टीट्यूट, हमको पहले ये समझना पड़ेगा, फिर यहां पे आएंगे, फिर जर्नल पे आएंगे, फिर देखो आपका बेस कैसे स्ट्रांग बनता है बेटा। तो अब हमको ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रांजेक्शन को पढ़ के ये तय करना कि बिजनेस का एक्सपेंस है कि पर्सनल एक्सपेंस है, ठीक है। अब आपको जो नोट्स दिए गए बेटा उसमें अकाउंटिंग प्रोसेस जो है आपका चैप्टर नंबर 2 है बेटा, उसमें आप जाइए, पहले थ्योरी दी हुई होंगी पूरी, उसमें आप जाइए। अभी मेरे पास यहाँ पे सिस्टम पे उसके पीडीएफ नहीं, तो मैं आपको ओपन करके बताता था अभी। आप उसमें जाइए बेटा, और क्या करेंगे आप वहां पर जाके आप देखेंगे उसमें, अगर थोड़ा सा आप चैप्टर नंबर 2 की स्क्रोल, आपका सॉफ्ट कॉपी में, तो आप स्क्रोल करके नीचे जाइए और वहां पर आप देखोगे कि वहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका वहां पे ये नजर आएगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा आपका ये नजर आएगा, देखो, मिस्टर सौरभ कैरीज ऑन बिजनेस एज ए स्टेशनरी डीलर। ये क्वेश्चन नंबर 1 वहां पे प्रिंटेड, आंसर नहीं दिया है, वो भी मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमको वहां पे दिया हुआ है बेटा, अभी हम लोग इसको अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ओके। आप ये क्वेश्चन यहाँ पर भी, मगर आपको लिखने की जरूरत नहीं, कभी क्वेश्चन नहीं लिखना, सारे क्वेश्चन आपके नोट्स में प्रिंटेड रहते हैं, ठीक है बेटा। मतलब आपको आपके नोट्स में क्वेश्चन नंबर 1 को अपने सामने रखना है और मैं बोलूंगा उसको सुनते जाना। अब वो कहते हैं कि मिस्टर सौरभ कैरीज ऑन बिजनेस एज ए स्टेशनरी डीलर अंडर द नेम ऑफ क्रिएटिव स्टोर। किस नाम से आया बेटा? क्रिएटिव स्टोर्स के नाम से उसका बिजनेस है। तो किसका बिजनेस है थोड़ा समझ लेना। बिजनेस है सौरभ का, उस बिजनेस का नाम है बेटा, स्टेशनरी का बिजनेस है, और क्रिएटिव स्टोर्स उस बिजनेस का नाम है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांजेक्शन टू बी रिकॉर्डेड इन हिज बिजनेस बुक। अब उसने पूछा कि कौन से ट्रांजेक्शन हमको रिकॉर्ड कर रहा है बिजनेस की बुक्स में, लेकिन हमारा इंटेंशन यहाँ पे कुछ और है बेटा। बिजनेस की बुक्स में क्या है वो देखो, इसका आंसर तो यस नो आप लिख सकते थे नीचे, लेकिन इसके साथ साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड होंगे और कौन से उसकी पर्सनल बुक्स में रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पार्टी, कौन सी 2 पार्टी बेटा? एक तो है यहाँ पे सौरभ और एक उसका बिजनेस। तो अपने को यहां से ए से लेके एम तक ट्रांजेक्शन दिए बेटा, वो ट्रांजेक्शन पढ़ना और ये तय करना है कि ये सौरभ की बुक्स में आएगा कि बिजनेस की बुक्स में आएगा। बिजनेस का नाम यहाँ पे क्रिएटिव स्टोर दिया उसने, क्या नाम दिया उसने? सॉरी, बिजनेस का नाम उसने यहाँ पे क्रिएटिव स्टोर दिया है। तो सौरभ की बुक्स में आएगा कि बिजनेस की बुक्स में आएगा, ये तय करना रहेगा बेटा हम लोग को, ठीक है। अब एक एक पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे अपन, मैं आपको डिस्कस करूंगा आपसे कि किस में आएगा, ठीक है। इवन तो आपको पूछा सिर्फ ये कि कौन से ट्रांजेक्शन बिजनेस की बुक्स में आएंगे, लेकिन हम और कुछ भी ज्यादा सीखना चाहेंगे बिजनेस की बुक्स में, और ये भी देखते क्या उसकी पर्सनल बुक्स में आएगा कि बिजनेस की, या दोनों में। सर दोनों में कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। कभी कभी दोनों में आता है, जब दोनों कोई ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है, अपन बात करेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे 1 बाय 1। इवन तो पूछा सिर्फ बिजनेस की बुक्स में,
लेकिन हम और एक कॉलम बना देंगे पर्सनल में भी, क्योंकि अब ओनर की पर्सनल बुक्स में भी कोई ट्रांजेक्शन आएगा कैसे, वो भी अपन देखेंगे। अब देखो बेटा, एक एक करके मैं ए से लेके एम तक जो पॉइंट दिया वो एक एक करके रीड करूंगा, लेकिन स्क्रीन पे सोल्यूशन जो अभी भी डिस्कस कर रहे हैं, मेरी बात समझ लेना अच्छे से कैसे आपको करना है। आपको 4 कॉलम ही बनाना है, ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा। आपको सोल्यूशन में 4 कॉलम बनाना है। एक है सीरियल नंबर, दूसरा आपको दिख रहा है ट्रांजेक्शन, और मैंने दूसरे कलर से हाईलाइट कर रखा उसको। तो वो ट्रांजेक्शन को आपने नहीं लिखना। आप बोलेंगे क्यों नहीं लिखना? वो मैंने मेरे रेफरेंस के लिए लिखा हूं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे ए पॉइंट देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ए पॉइंट दिया हुआ है बेटा, उसने कैश सेल दिया हुआ है ए पॉइंट। तो यहाँ पर ए पॉइंट में देखो क्या आया बेटा, कैश सेल्स आया। ठीक है, तो वो वही चीज है जो क्वेश्चन में, वही मैंने यहाँ पे लिखा मेरे रेफरेंस के लिए कि मैं पढ़ के वहीं पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आपको ट्रांजेक्शन वाला कॉलम लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपके नोट्स में प्रिंटेड है। तो आप सिर्फ 4 कॉलम रखोगे। सीरियल नंबर एक आपका कॉलम रहेगा बेटा, दूसरा कॉलम आपका रहेगा डिस्कशन, डिस्कशन वाला कॉलम जो रहेगा उसको थोड़ा सा ब्रॉड रखना, वहां पे करूंगा। फिर तीसरा कॉलम रहेगा आपका क्रिएटिव स्टोर, वो बिजनेस का नाम है बेटा। और चौथा कॉलम रहेगा सौरभ, जो कि उस बिजनेस का ओनर है। तो हमको एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ना है और ये तय करना है कि वो क्रिएटिव स्टोर्स में लिखा जाएगा कि कैसे अकाउंटिंग एंट्री कैसे होती है, रिकॉर्डिंग जर्नल कैसे बनता, बात का डिस्कशन। अभी एंटिटी, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पे अपने को ये देखना है कि क्रिएटिव स्टोर्स में आएगा, बिजनेस में आएगा, कि ओनर की बुक्स में आएगा, किसकी बुक्स में आएगा। कभी कभी हो सकता है दोनों में आए। ठीक है, तो आपको ऐसे 4 कॉलम बनाना है। अब आप जल्दी से इसको बेटा ड्रॉ करो। ठीक है, 15 लाइन का आप इसको अच्छा एक काम करो, 15 लाइन का सब ड्रॉ मत करो क्योंकि वो आगे ऊपर है। 15-20 लाइन तो कम से कम लगेगा बेटा। ठीक है, आप 20 लाइन का ड्रॉ कर लो इसको जल्दी से। और वो बिजनेस वाला कॉलम और ओनर वाला कॉलम नैरो रखना, उसमें यस नो लिखना है बस अपने को, डिस्कशन थोड़ा सा ब्रॉड रखना। ठीक है, और कभी कम ज्यादा होगा तो फिर आपने और ड्रॉ कर लेना। मैं पहले ही बता रहा हूं, आपका फोकस पढ़ते वक्त, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं बेटा। 11-12 में हो सकता है तो आपका फोकस होगा डेकोरेशन पे, बराबर वो एकदम एंगल बराबर है कि नहीं, ऑल दैट। यहाँ पे फोकस वो ठीक है, ड्रॉ सब तो करना है आपको, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए कंसेप्ट पे। कंसेप्ट अच्छे से समझना ज्यादा जरूरी है। ओके, अब देखो बेटा, यहाँ पे एक एक ट्रांजेक्शन आपके नोट्स में है आपके पास। इस क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपके पास है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास नोट्स में, वही क्वेश्चन नंबर 1 है, वैसे ही हमेशा ये सीक्वेंस में रहेंगे। अब सबसे पहले हमको बोलता है कैश सेल्स, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैश सेल्स। अब इस चीज को बेटा अच्छे से समझना, कैश सेल का मतलब क्या होता है? क्या कैश बेचा उसका ये मतलब होता है? नहीं। और मेरी हर एक एक बात बहुत बारीक बारीक से आपको समझना रहेगा अच्छे से। ठीक है, कैश सेल्स, तो कैश सेल क्या होता है? कि कैश बेचा क्या? नहीं बेटा, उसका ये मतलब नहीं होता कैश बेचा। उसका मतलब होता है कि सेल कैश में हुआ, मतलब फट से आपने बेचे और इमीडिएटली पैसा आ गया, उसको बोलते हैं कैश सेल। कैश नहीं बेचे, सेल हुआ, उसका पैसा इमीडिएटली आ गया, तो उसको हम कैश सेल के नाम से बुलाते हैं। अब अच्छे से समझना इन चीजों को। तो यहां पर उसने ना एकदम बारीकी से समझना हर चीज को। यहाँ पे आप खुद सोचो, कॉमन मतलब कैश सेल कौन करेगा? ओनर, मतलब सौरभ खुद करेगा कि बिजनेस? कहां से सौरभ के पर्सनल इसमें से सेल हुआ होगा कि बिजनेस में से सेल होगा? नॉर्मली क्या, बिजनेस में से सेल हुआ, तो बिजनेस में से वो सेल हुआ। तो एक बात बताओ, यहाँ पे क्रिएटिव स्टोर है, तो मैं क्रिएटिव स्टोर को ऐसा लिख लूंगा CS, दिस इज क्रिएटिव स्टोर। हाँ बेटा, वो बिजनेस का नाम है, ये बिजनेस का नाम है क्रिएटिव स्टोर। अब उसने गुड्स बेचा, सेल के कोई पार्टी को बेचा होगा। अब यहां पर ये नहीं बताया कि क्या सेल किया, है ना, उसने ये नहीं बताया कि क्या सेल किया। कोई कस्टमर होगा, वो उसका नाम नहीं दिया, पार्टी होगी कोई। ठीक है, तो 2 पार्टी को, एक क्रिएटिव स्टोर एक पार्टी, और एक कोई दूसरी पार्टी कोई बाहर, हमेशा 2 पार्टी रहेंगी बेटा मिनिमम। तो पार्टी बाहर वाली कोई एक पार्टी कस्टमर होगा वो, तो हमेशा एक पार्टी उसमें तो एंटिटी रहती, तो एंटिटी क्रिएटिव स्टोर आ गया यहाँ पे। अब इसने ये नहीं बोला कि क्या सेल किया, फर्नीचर बेचा नहीं, कि गुड्स। देखो इसका बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है बेटा? स्टेशनरी की दुकान है, तो सेल्स नॉर्मल अजम्पशन हम हमेशा लेते, हमेशा कोई चीज स्पेसिफिक नहीं बोलते, नॉर्मली बिजनेस की दुनिया में क्या होता है कमर्शियल वर्ल्ड में वो सोचना है। तो ऑब्वियसली सेल उसने अपना गुड्स ही किया होगा, स्टेशनरी का कोई आइटम बेचा होगा। ठीक है, तो उसने यहाँ पे गुड्स को सेल किया। ठीक है, अब उसके बदले में बेटा यहाँ पे कैश सेल, इमीडिएटली पैसा आ गया,
वो पार्टी ने इसको इमीडिएटली क्या दे दी बेटा, कैश। अब ये देखो जो दो पार्टी यहां पे दिख रही है बेटा आपको, एक दिख रही है हम लोग को क्रिएटिव स्टोर और एक कोई बाहर वाली पार्टी, बाहर वाली कोई पार्टी। तो बताओ ये ट्रांजैक्शन ओनर की बुक्स में रिकॉर्ड होगा कि बिजनेस, बिजनेस की, क्योंकि क्रिएटिव स्टोर बिजनेस का नाम है बेटा, ख्याल रखना ये बिजनेस है बेटा। तो क्रिएटिव स्टोर ये ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है। सौरभ इन्वॉल्व है क्या, सौरभ ओनर का है क्या, नहीं, बिजनेस से सेल हुआ, तो इसीलिए बेटा ये बिजनेस की बुक्स में आएगा और ओनर की पर्सनल बुक्स में नहीं आएगा। ऐसा आपको लिखना है जैसा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो हाईलाइट मैंने किया, आप हाईलाइट नहीं किए, वो करने की जरूरत नहीं, समझाने की हूं बस आपको, ठीक है बेटा। अब दूसरा देखो क्या है, क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है, सेल टू एसपी स्टोर ऑन क्रेडिट। अब देखो यहां पे सेल किसने किया होगा एसपी स्टोर को, ओनर अपने पर्सनल घर से बेचेगा कि बिजनेस से सेल होगा। नॉर्मल अजम्पशन, नॉर्मल क्या होता है, हमको मानना पड़ता है कि चीजें, और हमेशा ख्याल रखना बेटा, नॉर्मल चीजों को माना जाता है, नॉर्मल चीजों को हम लोग बिजनेस में कंसीडर करते। तो नॉर्मल क्या हुआ बेटा यहाँ पे कि सर ऑब्वियसली सेल्स हुआ। अब ये सेल्स कहां से हुआ, घर से हुआ होगा कि बिजनेस से। कोई बोल सकता नहीं नहीं घर से बेचा होगा, सौरभ ने पर्सनल कुछ बेचा होगा। अरे नॉर्मल सोचो, हो सकता है उसने अपने पर्सनल बेचा होगा कुछ, अगर तो हमेशा नॉर्मल चीजें सोचो, अगर जो चीज नॉर्मली नहीं होती तो ऐसा मानते कि क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। तो ये सेल्स बोला तो हम यही मानेंगे कि बिजनेस में से सेल्स हुआ होगा, ठीक है। अब बिजनेस में से सेल हुआ बेटा, तो ये हमारा रहा क्रिएटिव स्टोर्स, ये रहा क्रिएटिव स्टोर्स। अब उसने किसी को सेल्स किया, उसका नाम दिया यहाँ पे एसपी स्टोर्स, एसपी स्टोर्स, और उसने, ये एक दूसरी पार्टी है, ये एक पार्टी एसपी स्टोर। अब उसने बेटा यहां पे इसको गुड्स दिया, क्या दिया बच्चों, गुड्स दिया। अब साफ साफ उसने कहा है कि किसमें बेचा है बेटा, क्रेडिट में। क्रेडिट मतलब उधारी में बेचा है, तो उसको हमने गुड्स तो दिए मगर उसके बदले में कैश इमीडिएटली नहीं आई, उसके बदले में कैश इमीडिएटली नहीं आई। तो आप देखोगे ऊपर वाले में यहाँ पे कैश आई बेटा, यहां पर कैश इमीडिएटली आई है कि बेटा नहीं आई है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इसको कहते हैं उधारी में बेचे, तो हमको कैश अभी नहीं आई बट राइट टू रिसीव मिला। व्हाट इज राइट टू रिसीव बेटा, राइट टू रिसीव का मतलब होता है कि अभी नहीं आया लेकिन हमको राइट है कि वो आगे चल के हमको मिलने वाला है, राइट टू रिसीव, ठीक है। तो हमारे पास राइट्स है कि हमको आगे चल के रिसीव होगा बेटा। तो ये हुआ, अभी इमीडिएटली नहीं आया लेकिन आने वाला है, जिसको बोलते हैं राइट टू रिसीव, आगे मतलब रिसीवेबल बोलते हैं इसको, रिसीवेबल भी कहते हैं, ठीक है। रिसीवेबल, रिसीव्ड नहीं हुआ, ऊपर रिसीव्ड हो गया, पैसा आ गया, रिसीवेबल है, ठीक है। और जिससे उधारी में बेचते, जिससे पैसा लेना है हमको, उसको डेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटर्स। ऐसे एक एक टर्म्स में आपको बताते रहूंगा। तो यहाँ पे क्रिएटिव स्टोर्स के लिए वो एसपी स्टोर क्या हो गया बेटा, डेटर्स हो गया, क्योंकि हमने उसको उधारी में बेचे तो हमको उससे पैसा लेना है। अब एक चीज अच्छे से समझना, मेरा यहाँ पे पर्पस क्या है बेटा हम लोगों का यहाँ पे, कि ये पता लगाना कि उस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व कौन है। तो मेरे को बताओ वो दो पार्टी, एक क्रिएटिव स्टोर एक एसपी स्टोर, उसमें कौन इन्वॉल्व है, ओनर इन्वॉल्व है कि बिजनेस, बिजनेस। तो ये किसकी बुक्स में बेटा रिकॉर्ड होगा, बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड होगा, इसीलिए मैं वहां पे यस लिख रहा हूं। और ओनर की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, बल्कि आप ऊपर ना ऐसे हेडिंग दे दो, टू बी रिकॉर्डेड, टू बी रिकॉर्डेड, यहाँ पे लिखना, सॉरी यहाँ पे लिख लो, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो ऊपर में, टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ, दिख रहा है नहीं दिख रहा, एक सेकेंड, कोई बात नहीं, टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ। अब टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ मतलब किसकी बुक्स में लिख रहे, क्रिएटिव स्टोर्स की सौरभ की। तो ये पहले के दो ट्रांजैक्शन क्रिएटिव स्टोर की बुक्स में रिकॉर्ड होंगे और सौरभ की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं बेटा, देखो थर्ड क्या करा है हमको, परचेज साड़ीज फ्रॉम गुप्ता सन्स। अब ना एक चीज समझना, बहुत अच्छे से छोटी छोटी चीजें समझना। अब कई बार ना क्वेश्चन में साफ साफ कह देता है कोई कोई ट्रांजैक्शन हुआ वो कैश में हुआ कि उधारी में हुआ, है ना।
साफ साफ कहता है। जैसे आप पहला ट्रांजेक्शन पढ़ोगे ए पॉइंट, तो उसने हमको साफ साफ कह दिया कि वो कैश सेल है, बता दिया कि वो नगद में सेल हुआ। सेकंड वाला कैश में, सेकंड बी पॉइंट में उसने बोल दिया ऑन क्रेडिट, साफ साफ कह दिया कि उसने क्या है बेटा, वो ऑन क्रेडिट, उधारी में बेटा। ठीक है, अब इस चीज को समझेंगे बेटा यहां पे। अब कभी कभी क्वेश्चन में वो डायरेक्टली हमको देता नहीं है, डायरेक्टली देता नहीं तो हमको मानना पड़ता। अब देखो, पहले मैंने आपको कोई चीज बता रहा हूं, इस चीज को अच्छे से समझना बेटा। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि हमें कैसे तय करूं कोई ट्रांजेक्शन कैश में हुआ कि क्रेडिट में हुआ। कैश में हुआ कि उधारी में, क्रेडिट मतलब बेटा उधारी, कैश में हुआ कि मतलब नगद पैसे आ गए कि उधारी। ठीक है, ओहो नहीं दिख रहा आपको ऊपर, S1 में अब दिख रहा है ऊपर, कैश में हुआ। और यहाँ पे ना, ये आप कहीं पे लिख लेना अपने नॉलेज के लिए, मैं कहाँ लिखूं मैं, देखो ठीक है, इसको आप कहीं पे लिख लेना। ठीक है, मैं ऊपर ही लिखता हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा जूम कर देता, बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब देखो वो, यस, वो कैश में हुआ है बेटा कि क्रेडिट में हुआ ट्रांजेक्शन। दो पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी ये है कि भाई हमको तो वो क्वेश्चन में साफ साफ बता दे कि कैश में हुआ है कि क्रेडिट में हुआ, कैश में हुआ है कि क्रेडिट में हुआ, वो हमको साफ साफ वो बता दे। ठीक है, वो साफ साफ ये बता दे कि कैश में कि क्रेडिट में, क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया। तो यहां पे मैं लिखता हूं स्पेसिफाइड, या आप कहीं ना पेज में कहीं पे भी अपने बुक में ऊपर कहीं लिख लेना, स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में बताया हुआ है कि वो कैश में है कि क्रेडिट में। स्पेसिफाइड गिवन है क्वेश्चन में कि वो ट्रांजैक्शन कैश है कि क्रेडिट है। तो उसने बोला अगर कैश है तो हम उसको कैश मान लेंगे, उसने बोला अगर क्रेडिट है तो हम उसे क्रेडिट मान लेंगे। जो बोला क्वेश्चन में हम उसको मान लेंगे। जैसे कि यहां पे बेटा पॉइंट नंबर 1 में उसने हमको बोला कि कैश है तो हमने उसको कैश सेल मान ली। पॉइंट नंबर बी में उसने बोला क्रेडिट सेल है तो हमने उसको क्रेडिट सेल ही था, हाँ क्रेडिट सेल था, क्रेडिट सेल तो हमने मान ली। जो स्पेसिफाइड किया है, जो बोला है वो हम उसको मान लेंगे। लेकिन कभी कभार होता है बेटा कि हमको, या आपने लिखे ऐसे कैश क्रेडिट ऊपर हेडिंग देना बेटा, देखो कैश क्रेडिट दिखेगा भी नहीं आपके, देखो यहाँ पे कैश क्रेडिट ऊपर हेडिंग देना, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना ऐसे स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन, फिर लिखना कैश और क्रेडिट। जो बोला उसको मान लेंगे। मगर ये ओहो क्रेडिट, ओके, मगर हो सकता है बेटा क्वेश्चन में उसने हमको स्पेसिफाई नहीं किया, तो ये भी पॉसिबिलिटी, नॉट स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं किया है तो फिर हमने क्या करना बेटा, क्वेश्चन में स्पेसिफाइड हमको, हमें नहीं किया, नॉट स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं किया उसने, तो फिर कैसे करेंगे बेटा। तो ध्यान रखना, अब ये जो मैं आपको कहने जा रहा हूं अभी जो चीज, इसको इंटरप्रिटेशन रूल कहते हैं। ये कोई बाय एक्ट या कोई बाय लॉ, कोई कानून में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन नॉर्मल कमर्शियल बिजनेस की इंडस्ट्री में इसी तरह के इसे फॉलो करा जाता है। तो मैं आपको बोलूंगा तो आपको एग्जांपल दूंगा तो समझ में भी आएगा बेटा। तो उस तरीके से फॉलो किया जाता है, इसीलिए हम उसको वैसा ही मानते हैं, मगर कोई एक्ट और कानून नहीं कह रहा जो भी मैं जो चीज कहने जा रहा हूं। अगर क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाइड दिया है, किया है कि कैश है कि क्रेडिट है, तो वो चुपचाप से मान लेना। इफ नॉट स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन, इफ नॉट ऐसे लिख लो, बल्कि इफ नॉट स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन, अगर नहीं बोला है तो ये रूल लगता है। अगर स्पेसिफाइड है तो दिमाग नहीं लगाना, जो उसने बोला चुपचाप से मान लेना अपने को, कैश है कि क्रेडिट है। अगर नहीं बोला तो फिर अपने को ये इंटरप्रिटेशन रूल लगाना है। ठीक है, क्या रूल, नॉर्मल बिजनेस की इंडस्ट्री में यही होता है। अगर आपको क्वेश्चन में नाम नहीं दिया किसका, कोई पार्टी का जिससे ट्रांजैक्शन हो रहा है, नेम नॉट गिवन, नाम नहीं दिया है, और हो सकता है पार्टी का नाम दिया, नेम गिवन। अभी मैं क्या कह रहा हूं समझना बेटा, नेम गिवन मतलब किसके साथ ट्रांजैक्शन हो उसका नाम नहीं दिया, तो उसको हम मानेंगे कि वो कैश ट्रांजैक्शन है। क्या मानेंगे बेटा उसको, कैश ट्रांजैक्शन। और जो पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन उसका नाम अगर दिया है
तो हम उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते। क्या मानते? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ऐसा क्यों बेटा? अब समझना यहाँ पे, आप मैं एग्जांपल देता हूं। आप कोई शॉप में गए, ठीक है, आप रेस्टोरेंट में गए और आपने वहां पे बढ़िया कॉफी पिए और बिल आया, आपने बिल पे करे, तो वो बोलता है कि अरे बेटा कहाँ रहते हो, क्या नाम है आपका? वो पूछता है कि आपसे? नहीं, ट्रांजेक्शन तो खत्म हो गया ना बेटा। उसने, आपने उसको पैसा, उसने, आपने कॉफी पी, उसने पैसे मांगा, आपने पैसे दे दिए, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं, तो नाम वो नहीं लिखेगा। लेकिन अगर आपने बोले नहीं मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं आपको 2 दिन बाद देता हूं, बोलेगा बेटा इधर आ, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ रहते, फिर आपका नाम पूछता है। तो जब उधारी में ट्रांजेक्शन होता है तो जब नाम दिया रहता है, ऐसा कोई एक्ट में नहीं करा, मगर नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस ऐसी होती है, इसीलिए हम ऐसा इंटरप्रिटेशन करते हैं, ऐसा इंटरप्रेट करते हैं उसको। और अगर नाम नहीं दिया तो ठीक है, वो कैश, उससे हिसाब किताब खत्म हो गया, कैश उसने हमको दे दिया इमीडिएटली। लेकिन ये इंटरप्रिटेशन रूल कब लगता है बेटा? जब आपको क्वेश्चन में बताया नहीं है कि कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट, स्पेसिफिकली बोला तो ये फिर इंटरप्रिटेशन रूल नहीं लगता। ये इफ इज नॉट स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन, तो फिर देखना कि पार्टी का नाम दिया है कि नहीं दिया। दिया है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, नहीं दिया तो कैश ट्रांजैक्शन। कब? जब स्पेसिफाइड नहीं किया कि कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जब भी ये इंटरप्रिटेशन रूल लगता है। ओके, समझ में आया मैंने क्या कहा बेटा आपसे? अब हम आगे आते, या आपने कहीं लिख लेना, लिख लेना आपने, ठीक है, ओके। अब आते हैं बेटा आगे हम। अब देखो, उसको जूम करके किया था इसलिए बड़ा होकर दिखा था, उसको यहां पे ध्यान देंगे आप, ओके। अब हम आगे आते हैं बेटा, और अब हम आते थर्ड ट्रांजेक्शन पर। उसको आराम से समझना हर एक चीज को बेटा अच्छे से, ठीक है। अब वो मैं कहते हैं परचेज साड़ीज फ्रॉम गुप्ता स्टोर। अब थोड़ा सा सोचो आप, परचेज साड़ी, मगर ये जो सौरभ का बिजनेस है वो किस चीज का बिजनेस है बेटा? स्टेशनरी का। तो स्टेशनरी नहीं खरीदा उसने, उसने साड़ी खरीदा। तो स्टेशनरी के बिजनेस में साड़ी का क्या काम बेटा? स्टेशनरी के बिजनेस में साड़ी का क्या काम? मतलब ये पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये सौरभ, ये बिजनेस के लिए नहीं खरीदा गई साड़ी, ये सौरभ ने अपने घर पे अपनी वाइफ के लिए, कोई फैमिली, दूसरे फैमिली मेंबर्स के लिए लिया होगा वो, है ना। तो इसका मतलब यहां पर बेटा ये सौरभ है, ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं, अभी सौरभ इन्वॉल्व हो गया। सौरभ ने परचेज किया बेटा साड़ी, साड़ी परचेज किया, तो उसके बाद ये एरो पे ध्यान रखना बेटा, वो कहां जा रहा है। तो इसने साड़ी परचेज की, किया, अच्छे से सोच समझ के बात करेंगे। अब किससे परचेज किया, उसका नाम दिया गुप्ता सन्स, गुप्ता सन्स। अब ना थोड़ा सा लॉजिक लगा, ट्रांजेक्शन है बेटा, हमको साड़ी मिली तो सौरभ को साड़ी मिली, तो सौरभ ने उसके बदले में कुछ दिया होगा बेटा। अब देखो, बहुत अच्छे से इंटरप्रिटेशन रूल आपको समझना चाहिए बेटा। पहले तो देखो, परचेज साड़ी फ्रॉम गुप्ता सन्स, क्या उसने ये बोला कि कैश में खरीदा के क्रेडिट में? पहले इसमें बोला था कैश में ट्रांजेक्शन हुआ, दूसरे इसमें बोला क्रेडिट में हुआ। मेरे को बताओ, सी वाले पॉइंट में ये बोला कि कैश क्रेडिट वर्ड आया क्या वहां पे? देखो, परचेज साड़ी फ्रॉम गुप्ता सन्स, कैश क्रेडिट वर्ड नहीं आया। तो अब नहीं आया तो फिर इंटरप्रिटेशन रूल लगता है। इंटरप्रिटेशन रूल बोलता है कि अगर नाम लिखा है, हाँ सर जिससे हमने लिए उसका नाम लिखा है गुप्ता सन्स, तो इसको क्या मानना चाहिए? कैश में खरीदा के क्रेडिट में? क्रेडिट में। क्यों? क्योंकि नाम लिखा हुआ है। मगर मैंने कब ये सोचा नाम लिखा है नहीं लिखा, जब जब आपको स्पेसिफाई नहीं कर, तो ये स्पेसिफाई नहीं किया कैश में लिया के क्रेडिट में, तो फिर अपन आते हुए इंटरप्रिटेशन रूल पे, और फिर वो कहता है कि सो देखो नाम है कि नहीं। मैंने बोला नाम है, मतलब ये उधारी में खरीदा है, खरीदा है, परचेज किया बेटा। तो उसके बाद साड़ी आई सौरभ के पास, अब उसने इमीडिएटली नहीं पे किया, तो सौरभ इज लाइबल टू पे, सौरभ इज लाइबल टू पे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, लाइबल टू पे, लाइबल टू पे, कौन लाइबल टू पे? सौरभ इज लाइबल टू पे टू गुप्ता सन्स, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि बिजनेस में उसको रिकॉर्ड करे कि सौरभ की पर्सनल बुक्स में बेटा। अब देखो यहाँ पे सौरभ है और गुप्ता सन्स, यहाँ पे क्रिएटिव स्टोर से ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, तो उसकी बुक्स में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। सौरभ की पर्सनल बुक्स जो है उसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, इसलिए नो और यस, ऐसा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। इस यस नो तो बेटा बिजनेस की बुक्स में 2 मिनट में खत्म हो जाता था क्वेश्चन, मगर अच्छे से एक एक बात को आप समझो बेटा, ठीक है। अब आओ आप नेक्स्ट पॉइंट पे, डी पॉइंट पे हम आते हैं।
क्या कह रहे हैं हमसे, पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड, ठीक है। अब एक और चीज आप ऐसा अंडरस्टैंडिंग आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो एक और चीज, सी पॉइंट में अगर मैं परचेज साड़ी फ्रॉम गुप्ता सन्स, तो स्टेशनरी का बिजनेस है, वहां पे साड़ी क्यों कर, अगर परचेज स्टेशनरी बोलता तो अपन क्या उसको इंटरप्रेट करते, अपन ये बोलते ऑब्वियसली वो बिजनेस के लिए स्टेशनरी लाई गई, नॉर्मल वही चीज होती है, स्टेशनरी का बिजनेस है, स्टेशनरी खरीदो, लेकिन साड़ी खरीदा, उसने स्टेशनरी नहीं खरीदा। तो अपन ने ये माने कि सौरभ ने पर्सनल यूज अपने वाइफ के लिए, दूसरे फैमिली मेंबर्स के लिए खरीदा होगा। मगर बेटा थोड़ा और डीप में सोचना, चीजों को बहुत अच्छे से सोचते जाना। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जिसकी चांसेस बहुत कम है, लेकिन आपको ज्वेलरी की शॉप में जाओ तो वहां पे आप, ऐसा नहीं, ज्वेलरी जनरली ज्वेलरी की शॉप में ऐसा होता है, आपको ज्वेलरी की शॉप में देखो, वहां पे जो आपको प्रोडक्ट बताते हैं ना, तो देखना एक जैसे ड्रेस पहनते, स्पेशली जो वहां पे गर्ल्स रहते वो एक जैसी साड़ी सब पहने हुए रहते बेटा। तो ज्वेलरी का बिजनेस है, खरीदे तो उनने क्या बेटा, मगर साड़ी एक जैसे, उसके ओनर ने वो साड़ी परचेज किया होगा बिजनेस के पर्पस के लिए, बिजनेस के पर्पस के लिए, मतलब वो बिजनेस ने परचेज किया होगा अपने बिजनेस के पर्पस के लिए, वो खरीदा गया होगा बेटा। तो आप ये भी बोल सकते हैं सर ये परचेज साड़ी जो होगा वो हो सकता है बिजनेस पर्पस से, सारे जो उनके दुकान में जो काम करते वो एक जैसे साड़ी वो गर्ल्स पहनते होंगे। लेकिन बेटा जिसकी चांसेस बहुत कम है, होता है कुछ कुछ शॉप में ऐसा होता है कि होता है, लेकिन जनरली हर शॉप में ऐसा होता नहीं है। तो हमेशा जब भी आप कोई चीज को इंटरप्रेट करते हो, इंटरप्रिटेशन का जो रूल होता है, हमेशा ख्याल रखना बेटा वो रूल सोचना, वो चीज सोचना जो नॉर्मल होती है बिजनेस में। जो एबनॉर्मल चीजें होती है ना, जो जनरली नहीं होती बिजनेस में, वो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रहा था, हमेशा ये ख्याल रखना। जब तक सीए नहीं बनोगे, जब तक ये ख्याल रखना, अकाउंट्स में हमेशा कोई चीज स्पेसिफाई करी तो उसको मान लो, लेकिन कुछ नहीं बोला है तो जो नॉर्मल बिजनेस की इंडस्ट्री में होता है उसको मानना, एबनॉर्मल चीजों को मानने का नहीं। अब यहाँ पे कोई बोल सकता है सर वो नहीं, गुप्ता ने अपने घर के लिए लाया, नहीं सॉरी, सौरभ ने पर्सनल के लिए लाया, वो ज्यादा चांसेस है ना उसकी, ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है बेटा, क्योंकि स्टेशनरी का बिजनेस है, वो साड़ी ला रहा है, तो बिजनेस ने वो खरीदा नहीं है। तो हमेशा नॉर्मल चीजों को सोचना, एबनॉर्मल चीज अगर कोई रहेंगी तो वो आपको क्वेश्चन में दी हुई रहेंगी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डी पॉइंट पे, पेड पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड वेयर सौरभ रिसाइड फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक। अब समझो बेटा, जहां पे लैंडलॉर्ड को पे करे जहां पे सौरभ रहता है, और कहां से पे करे, सौरभ के हिज पर्सनल अकाउंट, विद हिज सौरभ, सौरभ के पर्सनल अकाउंट से उसका रेंट पे करे। तो मैं आपको एरो देके समझाता हूं, ये सौरभ है बेटा, उसने पे करा, क्या पे करा बेटा, पैसा पे करा, ठीक है, बैंक। अच्छा एक और चीज समझना बेटा, उसने अपने बैंक अकाउंट से पे करा, तो मैंने यहां पे लिखा बैंक, तो कुछ और किसको पे करा, लैंडलॉर्ड को। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्या इसने बैंक दिया, क्या बैंक गया किसके पास, नहीं बेटा, इसको बैंक नहीं गया, इसको कैसे पढ़ते पता है आपको, बैंक नहीं दिया, बैंक अकाउंट में से उसने अपने बैंक अकाउंट में से पैसे दिया, क्या करे बेटा, बैंक से ट्रांसफर किया, बैंक ट्रांसफर नहीं किया, बैंक में से उसने बैंक में जिसका जो अकाउंट था उसमें से पैसे ट्रांसफर किया, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, ये मत बोलना कि बैंक दिया, क्या बैंक कैसे दे देंगे उठा के किसी को, उसके बैंक अकाउंट में से पैसे दिया, तो बैंक जो लिखा हूं तो उसको क्या इंटरप्रेट करोगे, ऐसा बोलूं बैंक दिया, नहीं, बैंक में से बैंक अपने बैंक अकाउंट में से पैसे दिया, तो बैंक में से पैसे गए। ठीक है, अब उसके बाद बेटा हमने लैंडलॉर्ड, तो भैया लैंडलॉर्ड ने कुछ तो सौरभ को दिया होगा, उसने बेनिफिट दिया बेटा, क्या बेनिफिट दिया उसने, उसने हमको घर रहने के लिए दिया ना, बेनिफिट दिया उसने, क्या बेनिफिट दिया, उसने हमको वहां पे रहने के लिए दिया। तो भैया वही ट्रांजैक्शन होता है, तो सौरभ ने पैसा दिया बैंक में से पैसा दिया, और लैंडलॉर्ड ने उसको बेनिफिट दिया, वो जगह यूज करने के लिए दिया, घर यूज करने के लिए, रहने के लिए दिया। अब यहां पे मेरे को बताओ बेटा कौन इन्वॉल्व है, दो लोग इन्वॉल्व है, कौन दो से दो लोग इन्वॉल्व है, ये देखो, एक सौरभ का घर है, वो बिजनेस का घर नहीं, तो सौरभ है एक और वो एक लैंडलॉर्ड है, तो इसमें कहीं पे बिजनेस इन्वॉल्व है क्या, नहीं, तो बिजनेस की बुक्स में ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा, और सौरभ की बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। ओके, इस तरीके से आपको सोचना रहेगा बेटा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे बेटा, यूज स्टेशनरी फॉर डोमेस्टिक पर्पस। अब आप सोचो बेटा, स्टेशनरी की दुकान है, तो स्टेशनरी कहां से यूज करें, अपनी दुकान से। अब ये ट्रांजेक्शन को अच्छे से समझना,
ये है हमारा क्रिएटिव स्टोर। जब CS लिखते हैं तो क्रिएटिव स्टोर से, ये बिजनेस है हमारा, ये बिजनेस है। इसको मैं शॉर्टकट CS भी लिख सकते हो, बिजनेस है, जगह नहीं है तो आप CS भी लिख सकते हो, क्रिएटिव स्टोर जो कि बिजनेस है। बिजनेस ने सौरभ को, है ना, यूज स्टेशनरी फॉर डोमेस्टिक पर्पस, पर्सनल खर्चे, डोमेस्टिक, तो ऑब्वियसली पर्सनल के लिए किसको दिया, सौरभ को बोल, सौरभ, ठीक है। अब सौरभ को उसने गुड्स दिया, स्टेशनरी में क्रिएटिव स्टोर डील करता, ओनर है सौरभ। कौन है बेटा, ये ओनर है। तो ओनर को उसने स्टेशनरी दिया। अब ख्याल रखना बेटा, जो बिजनेस में जनरली जब भी ओनर अपने पर्सनल चीजों के लिए बिजनेस में से कोई चीज लेके जाता है, उसको ड्रॉइंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ड्रॉइंग्स। अब कहते थे आपके कुछ पेरेंट्स होंगे जो जॉब करते होंगे तो उनको सैलरी आती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे बेटा जो बिजनेस करते हैं आपके पेरेंट्स, तो उनको सैलरी तो नहीं आती, तो बिजनेस में से पैसा लेते या कोई गुड्स उठाते, कोई ना कोई बिजनेस में से चीजें लेते। तो उसने यहाँ पे स्टेशनरी लेके गया, तो वो एक गुड्स उसने लेकर गया बेटा, ठीक है। अब मेरे को बताओ, उसके बदले में सौरभ को भी तो कुछ बिजनेस को देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ही आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग। बात तो बिल्कुल सही है बेटा, बिजनेस अलग है और ओनर अलग है बेटा, ठीक है। तो ओनर ने यहां से बिजनेस में से गुड्स लेके गए, स्टेशनरी लेकर चले गए, ठीक है। अब मेरे को बताओ, उस सौरभ को भी तो बिजनेस को कुछ देना पड़ेगा। हाँ, आप पढ़ोगे, कॉमर्स वाले समझ जाएंगे, साइंस वाले बिल्कुल भी घबराना मत बेटा, बिल्कुल भी नहीं घबराना, आगे आप डिटेल में सारी चीज आएंगी जब जर्नल पे आऊंगा मैं। मगर सौरभ को भी तो कुछ देना पड़ेगा ना भाई, तुमने स्टेशनरी बिजनेस की उठा ली, तुम लोग दो सेपरेट लोग माना जाता है। तो भाई ऐसा हुआ यहाँ पे कि सौरभ ने जब बिजनेस शुरू कराऊंगा, जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं उसको कैपिटल कहते हैं। भी थोड़ी देर पहले बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में भी मैंने आपको बोला था, उसको क्या कहते हैं बेटा, कैपिटल कहते हैं, जो ओनर पैसा लगाता है। तो अब उसने क्या किया, बिजनेस में से पैसा लेके चले गया। अब मैं आपको बताता हूं, आप ओनर हो, मैं बिजनेस हो, आपने पैसा बिजनेस में लगाए, तो बेटा क्या हुआ, बिजनेस में पैसा लगाए। अब बिजनेस के लिए जो आपने बिजनेस में पैसा लगाए, आपने बिजनेस में पैसा जो लगाए, आप सौरभ है मान लो, आपने बिजनेस में पैसा लगाए बेटा, तो क्या हो गया, ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी, क्योंकि मेरे को आगे चल के वापस करना है, क्योंकि आप एक अलग हो, मैं एक अलग हूं, तो मुझे आपको पैसा वापस करना है। अब क्या हुआ, मेरे को पैसा वैसे ही आपको कुछ वापस करना है। अब आपने बिजनेस में से कोई अपने पर्सनल इसके लिए ले गए, तो मैं बोलूंगा चल लाओ पैसा, लाओ पैसा लाओ, अपने स्टेशनरी बिजनेस में से लेकर चले गए, लाओ पैसा लाओ। तो आप बोलेंगे अरे बिजनेस, आप मेरे को बोलते हैं अरे बिजनेस, मैं तुझे क्यों पैसा दूं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बिजनेस में पैसा लगा के रखा हो, कैपिटल, वो उसी में से एडजस्ट कर लेना। मुझे भी तो आपने जो कैपिटल बिजनेस में लगाया, मुझे भी तो आपको उसका पैसा वापस करना है, और जो आपने गुड्स लेके गए उसका पैसा मुझे आपसे लेना है। तो आप बोलते हैं कि बिजनेस, मैं तुझे क्यों पैसा दूं, ऑलरेडी मैंने तेरे इसमें बहुत पैसा इन्वेस्ट करके रखा हूं, तुझे ऑलरेडी वो पैसा मुझे वापस करना है, उसी में से एडजस्ट कर ले। तो जो पर्सनली इसके लिए लेके जाते हैं उसको ड्रॉइंग्स कहते हैं बेटा, और वो ड्रॉइंग्स बिजनेस के जो बिजनेस को जो ओनर को पैसा वापस करना रहता है उसमें एडजस्ट कर लेते हो। तो जो ओनर का अकाउंट बिजनेस में मेंटेन करता जो पैसा रहता है उसको कैपिटल अकाउंट कहते हैं, ठीक है। तो जो उसने पर्सनली उसके लेके गया उसको ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो वो ड्रॉइंग्स हुआ तो उसके बदले में मैं आपसे पैसा लेना चाहिए, लेकिन आप बोलते हैं कि भाई साहब पहले ऑलरेडी मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा हूं, वो पैसा बिजनेस को वैसे ही ओनर को वापस करना है, तो उसमें एडजस्ट कर लो, उसमें से कम दे देना, उसमें से काट लो पैसा, ऐसा बोलता है। आपका पहले पैसा जमा है बिजनेस में, आपने पहले इन्वेस्ट कर रखे हो बिजनेस में पैसा, तो आप बोले चल उसमें से काट लेना पैसा, ऐसा कहते हो, तो उसमें से काट लेना, हिसाब कर लेना, तो ठीक है सर, जो पैसा आपने बिजनेस में लगा उसमें से काट लूंगा। तो ये एडजस्ट होता है, विल एडजस्ट इन, यहां पे लिख देता हूं मैं, विल एडजस्ट इन कैपिटल अकाउंट। जो ओनर का अकाउंट उसको कैपिटल अकाउंट कहते हैं बेटा, कौन सा अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट है। तो विल एडजस्ट इन कैपिटल अकाउंट, ओके। अब मेरे को बताओ यहां पे कौन सी दो पार्टी, कौन सी दो पार्टी बेटा बताओ, एक क्रिएटिव स्टोर है और दूसरी सौरभ है। मतलब ये बिजनेस की बुक्स में भी रिकॉर्ड होगा बेटा, और ये सौरभ की बुक्स में भी ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। तो दोनों ओनर की बुक्स में भी रिकॉर्ड होगा और बिजनेस की बुक्स में भी ये रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो ऐसे अंडरस्टैंडिंग होना, नहीं तो अपन तो क्या फट 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 में तो कब से कर लेता था ये, है ना, यस नो करके 2 मिनट में क्वेश्चन खत्म कर देता था। नहीं, अच्छे से समझो। अब आप देखो आपके नोट्स में एफ पॉइंट क्या कह रहा है, स्टेशनरी गिवन फ्रॉम शॉप टू आईपी स्टोर। अब देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला शॉप में से स्टेशनरी आईपी स्टोर को एक पार्टी की, फ्रॉम यूटेंसिल्स टेकन फॉर होम। अरे ये क्या बात हुई, देखो अब इसको समझना अच्छे से बेटा। क्या हुआ कि ये
क्रिएटिव, बेटा जगह नहीं ना तो मैं ऐसे क्रिएटिव स्टोर ऐसा लिख रहा हूं, अब आप समझ जा रहा है, CS मतलब क्रिएटिव स्टोर, बिजनेस है हमारा। अब बिजनेस ने स्टेशनरी दिया एक दूसरी पार्टी को, उसका नाम है IP स्टोर। स्टेशनरी दिया तो वो हमारी, ठीक है, ये स्टेशनरी दिया तो उसमें इसका बिजनेस है तो उसको गुड्स कहते हैं, जिस चीज में आप डील करते हैं ना उसको गुड्स कहते हैं बेटा। तो ये स्टेशनरी था, हमने इसमें से बेटा दिए उसको गुड्स दिया IP स्टोर को। अब IP स्टोर ने हमको या तो पैसे अभी देना था, ये बोलना था बाद में देता हूं, तो फिर राइट टू रिसीव हो जाता था। लेकिन क्या हुआ, जब वो पैसा वापस करने लगा ना, पैसा जब वो वापस करने लगा तो वो बिजनेस तक आया ही नहीं, क्रिएटिव स्टोर तक पैसा आया ही नहीं बेटा। बीच में हमारे सौरभ भैया थे, तो पहली चीज उसने वापस जो किया वो बिजनेस को नहीं किया, ओनर फ्रॉम वो यूटेंसिल टेकन फॉर होम, मतलब ये दुकान वाले ने यूटेंसिल्स दिया, वो जो बर्तन ये सब होते हैं यूटेंसिल्स दिया बेटा, उसका यूटेंसिल्स का बिजनेस होगा। तो सपोज मैं वो क्रिएटिव स्टोर, मैंने आपको स्टेशनरी दिया IP स्टोर को, अब आपने उसके बदले में मेरे को पैसा नहीं दिया, आपने उसके बदले यूटेंसिल दिया, और यूटेंसिल जब देने लगे तो बिजनेस में नहीं आया वो यूटेंसिल, वो किसको दे दिया आपने, ओनर को दे दिया। तो वो ओनर को दे दिए तो बिजनेस में तो आया ही नहीं बेटा, तो वो ओनर भी उसमें इन्वॉल्व हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको दिया था और आपने मुझको ना देते, वो एक तो पैसा नहीं दिया, आपने यूटेंसिल दिया, वो भी किसको दिए, मेरे को नहीं दिया, किसको दिए बेटा, ओनर को दे दी। फॉर होम, टेकन फॉर होम, घर के लिए, तो घर के लिए ओनर के घर के लिए गया हो, उसने स्टेशनरी शॉप में से किसको दिया, IP स्टोर को, और रिटर्न में IP यूटेंसिल दे दिया ओनर को। तो इसमें बिजनेस भी इन्वॉल्व है बेटा और ओनर भी इन्वॉल्व है, तो इसीलिए ये ट्रांजैक्शन दोनों की बुक्स में रिकॉर्ड होगा। कैसे रिकॉर्ड होता है बाद में सीखेंगे ना अपन, थोड़े 1-2 सेशन बाद जर्नल में सिखाऊंगा ना आपको, लेकिन किसके बुक्स में रिकॉर्ड होगा, दोनों के बुक्स में। ठीक है, ओके। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे बेटा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, यहाँ पे तो कहां तो F, ठीक है जी। नाउ पेड स्टॉक इंश्योरेंस, अब अच्छे से समझना बेटा, पेड स्टॉक इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक, पेड स्टॉक इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक, बाय चेक हमने स्टॉक इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर। अब मेरे को पता है स्टॉक कहां होता है, स्टॉक का मतलब क्या होता है, जो अनसोल्ड गुड्स रहता है जो दुकान में रखा हुआ है। तो बिजनेस का ऑब्वियसली किसकी बात कर रहा है बेटा, वो बिजनेस की बात कर रहा है। अब इसे अच्छे से समझना, तो क्रिएटिव स्टोर से जो कि बिजनेस है उसने दिया, कैसे पे किया बेटा, बैंक। आप बाय चेक मतलब कहां से गया, बैंक से, तो बैंक नहीं दिया, मैं बार बार कह रहा हूं, इसको ऐसा नहीं रीड करना कि बैंक दिया, बैंक में से हमारे बैंक अकाउंट में से पैसा गया, ठीक है, चेक मतलब बैंक से हुआ है। फिर अब ये कोई पार्टी होंगी, अब वो पार्टी में हमने इंश्योरेंस निकाले, इंश्योरेंस समझता है रिस्क कवर करता है, कभी आग लग गई बिजनेस में, स्टॉक जल गया बेटा, अगर स्टॉक जल गया तो फिर क्या होगा आपका, स्टॉक जल गया अगर हमारा तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा ना हमारा, तो नुकसान हो जाएगा बेटा यहाँ पे। तो फिर इसीलिए क्या करते हैं कि वो नुकसान हो गया तो हम रिकवर करते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते हैं तो उसको जो हम पैसा देते हो रिस्क कवर करने, उसको इंश्योरेंस प्रीमियम कहते हैं बेटा। तो इंश्योरेंस पार्टी है, तो अब इसने बेटा ये जो कंपनी होगी कोई, वो इंश्योरेंस कंपनी है कोई, ये कोई इंश्योरेंस कंपनी होगी, ठीक है। अब पैसा तो मैंने दिया बैंक से, उसके बदले में उन्होंने मेरे को क्या दिया बेटा, उसके बदले उन्होंने मेरे को बेनिफिट दिए ना, क्या बेनिफिट दिए, रिस्क कवर करे, अगर आग लग जाती है तो वो भरपाई करके देंगे, आग लग जाए या कोई और तरीके से नुकसान है तो वो भरपाई करके देंगे, तो उन्हें बेनिफिट। तो यहाँ पे बताओ कौन सी दो पार्टी इन्वॉल्व है, एक क्रिएटिव स्टोर है और एक बाहर वाली, सौरभ इसमें इन्वॉल्व नहीं है, बिजनेस, तो ये किसकी बुक्स में रिकॉर्ड होगा बेटा, ये बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड होगा, सौरभ की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं। समझ में आई चीज बेटा, आपको बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड होगा, सौरभ की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। अब अपन आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे, H पॉइंट पे, वो कहता है अच्छे समझना, वाइफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹200 पेड टू LIC फ्रॉम क्रिएटिव स्टोर। अब क्रिएटिव स्टोर तो एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग नहीं आपकी मेरी तरह, वो एक तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अकाउंटिंग की दुनिया में उसकी भी एक आइडेंटिटी होती है, वो आपकी मेरी तरह चल नहीं सकता, लेकिन एक आइडेंटिटी उसकी भी। अब मेरे को बताओ बेटा, कोई क्रिएटिव बिजनेस की तो कोई वाइफ नहीं होगी ना, वो वाइफ किसकी है, वो सौरभ की वाइफ है। तो उसको उसके LIC का पैसा 200 रुपए पे करा गया, कहां से पे किया, फ्रॉम क्रिएटिव स्टोर, मतलब सौरभ की वाइफ की LIC का पैसा बिजनेस में से पे करा है। तो देखो बेटा यहाँ पे मैं समझाता आपको, ये है क्रिएटिव स्टोर,
यहां से पैसा पे करा गया बेटा, यहां से पैसा पे करा गया LIC को, ठीक है। अब LIC ने ये पॉलिसी बिजनेस की कोई थोड़ी ना निकाला, LIC ने पॉलिसी किसकी निकाला बेटा, सौरभ की वाइफ को। तो ये बेनिफिट किसको मिला बेटा, सौरभ की वाइफ को। तो आप बोलेंगे सर सौरभ की वाइफ को मिला तो सौरभ कहां से आ गया, तो घर चलाने की जिम्मेदारी तो जनरली, आई एम सेइंग नॉट जनरली, एक हस्बैंड है जनरली उसकी जिम्मेदारी रहती है, ठीक है। अब वो जिम्मेदारी रहती है बेटा तो ऑब्वियसली उसकी पर्सनल एक्सपेंस उसकी वाइफ का हो गया, बच्चों का हो गया, वो सारे की सौरभ का ही जिम्मेदारी है। तो उनके लिए जो खर्चा बिजनेस में से जा रहा है तो वो कौन रिकॉर्ड करेगा, सौरभ। तो इसका मतलब बेटा ये यहां पे कौन सी दो पार्टी इन्वॉल्व हो गई, एक हो गई सौरभ, LIC तो है, सॉरी क्रिएटिव स्टोर और सौरभ दोनों है बेटा। तो ये बिजनेस की बुक्स में भी रिकॉर्ड होगा और सौरभ की बुक्स में भी रिकॉर्ड। ओके चलिए, अब उसके बाद आते बेटा अपन सेंड कैश टू बैंक। अब आपको बताता है वो कि सेंड कैश टू बैंक, समझना। अब थोड़ा अजम्पशन लेना चाहिए, कैश बैंक में जमा कराते ना, बैंक में हम कैश को क्या करते बेटा, जमा कराते। जब हम कैश बैंक में जमा कराते तो नॉर्मली वो कैश कौन जमा कराता होगा, कौन जमा कराता है, क्या बिजनेसमैन डेली पैसा बैंक में जमा कराता, वो नॉर्मल लगता है कि एक साधारण अपना जो घर है वो घर पे से अपन रोज जाते, घर पे जो पैसा थे जा बैंक में जमा करा, जा बैंक में जमा करा, वो करते। तो ज्यादा नॉर्मल आपको क्या लगता है, बिजनेस का पैसा, बिजनेस में ऐसा होता है कि रोज कैश सेल होता है, वो कैश को फिर बैंक में जमा कराते जाके बेटा, दैट इज नॉर्मल। तो सेंड कैश टू बैंक, तो ये ज्यादा नॉर्मल क्या लगता है, सौरभ ने कैश भेजा कि बिजनेस ने कैश भेजा, बिजनेस ने कैश भेजा। तो घर में ऐसा आप खुद सोचो, आपके घर पे ऐसा होता है कि रोज जाओ बैंक में पैसा जमा करो, बिजनेस का पैसा बैंक में जमा होता है फ्रीक्वेंटली, पर्सनल नहीं होता तो घर पे रखते, अपन कभी कभार कर देते, घर पे ज्यादा पैसा हो गया तो कर दो, वो रेयरली होता है। नॉर्मल क्या बिजनेस का पैसा होता था, ऐसा सोचना है आप, इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन रूल। अब क्या होता है कि क्रिएटिव स्टोर है बेटा, उसने बैंक में पैसा जमा कराया, कैश भेजा बैंक में, ठीक है, बैंक में पैसा जमा है। अब आप बोलोगे सर अभी सोचने की ऐसी आदत है बेटा आपको, तो कि यहां पे सर बैंक ने हमारे लिए क्या किया, बैंक ने हमारे लिए क्या किया, आपने पैसा बैंक में भेजे, अपने बैंक अकाउंट में जाके पैसा जमा करा दिए, तो भाई बैंक ने हमारे लिए क्या किया। तो मैं आपको हिंदी में लिखता हूं, जान के आपको समझ में आना चाहिए। बैंक ने हमारे बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ा दिया। तो बैंक क्या, आप इंग्लिश में भी लिखते, बैंक हैज इंक्रीज और बैंक अकाउंट, यू कैन राइट ऑन इन इंग्लिश एज वेल, मगर आपको कनेक्ट करने के लिए मैं तो हिंदी में लिख रहा हूं। बैंक ने हमारे बैंक अकाउंट को, बैंक अकाउंट का, पैसा आएगा, बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ा दिया, है ना। बैंक में पैसा जमा कराते हो तो हमारे खाते का बैलेंस को बढ़ा देता है, तो वो तो बैंक ने वो काम किया, ठीक है बेटा। अब मेरे को बताओ इसमें कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है बेटा, बिजनेस की ओनर, बिजनेस, सिर्फ बिजनेस, ठीक है। चलिए आप बिजनेस के लिए बेटा यहाँ पे जो कुछ जैसे मैं लिखता हूँ ना, आप ऑब्वियस एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना, एग्जाम में ऐसा आएगा भी नहीं कि एरो करो, अंडरस्टैंडिंग उस पर बहुत फोकस होना। तो बिजनेस की बुक्स में आएगा बेटा और हमारे ये बुक में नहीं आएगा, ओनर की बुक में नहीं आएगा, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते बेटा, आगे क्या कहते हैं हमसे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं, एक्सचेंज ओल्ड डोमेस्टिक, अल्फाजों को ध्यान दो बेटा, डोमेस्टिक फर्नीचर फॉर न्यू फर्नीचर फॉर शॉप। आपने एक्सचेंज करे एक डोमेस्टिक फर्नीचर घर का फॉर न्यू फर्नीचर फॉर शॉप, मतलब क्या हुआ बेटा, अब क्या हुआ यहां पे हमारे पास कि भाई यहां पे एक क्रिएटिव स्टोर था, क्रिएटिव स्टोर ने फर्नीचर दिया, ठीक है, एक्सचेंज ओल्ड फर्नीचर फॉर न्यू फर्नीचर फॉर शॉप, सॉरी क्रिएटिव फर्नीचर में तो आया है वो। एक सौरभ था बेटा, आई एम रियली सॉरी, सौरभ था बेटा, ओनर जो है उसने अपने ओल्ड फर्नीचर, घर के फर्नीचर को, डोमेस्टिक फर्नीचर में ऐसे लिखता हूं,
डोमेस्टिक ओल्ड फर्नीचर जो सौरभ का था, दुकान का नहीं है, ओल्ड फर्नीचर जो सौरभ का था बेटा, उसने कोई पार्टी को दिया। यहाँ पे पार्टी का नाम नहीं दिया, ओल्ड एक्सचेंज ओल्ड फर्नीचर फॉर शॉप, यहाँ पे पार्टी का नाम नहीं दिया बेटा, जो भी पार्टी होगी बेटा। तो कोई पार्टी को दिया और उस पार्टी ने एक्सचेंज में हमको न्यू फर्नीचर दी। एक्सचेंज में उसने क्या दिया हमको? न्यू फर्नीचर दिए बेटा। और वो न्यू फर्नीचर सौरभ, क्या हुआ यहाँ पे, वो न्यू फर्नीचर कहां पर आया बेटा? वो शॉप में आ गया। मतलब सौरभ को नहीं दिया उसने, किसको दिया? हमारी दुकान में आ गया। हमारी शॉप मतलब अपनी है, शॉप मतलब हम है, क्रिएटिव स्टोर ये हमारी शॉप में। तो उसने, सौरभ ने अपने घर का ओल्ड फर्नीचर दिया और वो फर्नीचर नया वाला दूसरी पार्टी ने हमको दे दिया। किसको दे दिया बेटा? हमको दे दिया उसने। ठीक है, तो यहाँ पे चीज हमको मतलब शॉप में आ गया। तो इसमें कौन सी दो पार्टी इन्वॉल्व है? एक सौरभ और एक क्रिएटिव स्टोर, मतलब दोनों इन्वॉल्व है। एक दूसरी पार्टी तो है बाहर वाली जिसे एक्सचेंज करवाया हमने। तो ये क्या होगा? ये दोनों की बुक में ये ट्रांजेक्शन आएगा, क्योंकि दोनों इस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है। तो हमेशा ट्रांजेक्शन में मिनिमम, मैं लिखता हूँ मिनिमम 2 पार्टीज यहाँ पे, बट समटाइम इट मे बी मोर देन 2 पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी है? सौरभ और क्रिएटिव स्टोर, हम तो उनकी बात कर रहे हैं। ओके, अब आता हूं नेक्स्ट इस पे बेटा। बोरोड ₹10,000 फ्रॉम मिसेस सौरभ। देखो मैंने हाईलाइट करके रखा यहाँ पे, इसको रेड कलर से करा। आपके नोट्स में मिस्टर सौरभ लिखा है अगर, तो करेक्ट कर लो उसको, मिसेस सौरभ कर लो। नोट्स में अगर मिस्टर सौरभ है तो एस लगा लेना, मिसेस सौरभ कर लेना उसको। ठीक है, borrowed ₹10,000 from Mrs. सौरभ at the rate of 9% per annum for shop। तो क्रिएटिव स्टोर है बेटा, ये क्रिएटिव स्टोर है, उसने पैसे दिया, बोरोव्ड करे बेटा। अब बोरोव्ड हो सकता है कि वो उसने जो लिया, हो सकता है कि बैंक से दिए, हो सकता है कि कैश दे दिया। अब मानते चलो कैश में दिया, मगर ये दिया किसने? सौरभ ने नहीं दिया। आप अपने नोट्स में करेक्ट कर लेना, मिस्टर सौरभ लिखा तो उसको मिसेस सौरभ कर लेना। सौरभ की वाइफ ने दी बेटा। अभी जो सौरभ की वाइफ ने दी बेटा, अब इसके बदले में ऑब्वियसली बेटा हम उसको, सौरभ की वाइफ ने दिए। ओके, अब बाद में क्या आएंगे? हम उसको लोन लिए, किसने लिया बेटा? बिजनेस ने लिया। देख फॉर शॉप, तो होता ना कभी यार पैसा नहीं है बिजनेस में, तो वाइफ से लोन लिया, बिजनेस ने वाइफ से लोन दिया बेटा। तो क्रिएटिव स्टोर ने लोन लिया सौरभ की वाइफ से, और ऑब्वियसली लाइबल टू पे आगे चल के वो कहेगा कि मिसेस सौरभ को लाइबल टू पे, क्रिएटिव स्टोर लाइबल टू पे टू मिसेस सौरभ, आगे चल के लाइबल टू रीपे। लोन लेते ना अपन तो रीपे करता है, लाइबल टू रीपे। ठीक है, अब मेरे को बताओ यहाँ पे सौरभ इन्वॉल्व है कि नहीं? सौरभ की वाइफ इन्वॉल्व है। सौरभ इन्वॉल्व नहीं, वो लोन सौरभ से नहीं लिया गया बेटा, सौरभ की वाइफ से लिया गया। ठीक है, तो बिजनेस की बुक्स में आएगा और सौरभ की बुक्स में नहीं आएगा। सौरभ की बुक्स में बेटा वो नहीं आएगा, सौरभ की वाइफ की बुक्स में आएगा, क्योंकि उसकी वाइफ से लोन लिया। ठीक, ओके डन। ओके, अब आओ बेटा अपन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। एल, विड्रॉ फ्रॉम शॉप फॉर डोमेस्टिक यूज ₹200। पर्सनल खर्चों के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए 200 रुपए शॉप से विड्रॉ करें। तो क्या होगा? ये क्रिएटिव स्टोर है बेटा, तो विड्रॉ किसने किया होगा पर्सनल के लिए? ऑब्वियसली सौरभ ने, ओनर ही करेंगे ना शॉप से, सौरभ ने। तो उसने विड्रॉ किया कैश। अब उसके बदले में भाई बिजनेस से पैसा ले गया, तो सौरभ ने क्या दिया? सौरभ ने पहले इन्वेस्ट कर रखा है, तो सौरभ क्या बोलेगा? मैंने पहले जो पैसा लगा उसमें से काट लेना। तो वो काट लेना मतलब कैपिटल अकाउंट होता है उसका, उसको कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, विल एडजस्ट इन कैपिटल अकाउंट। लेकिन जो पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है उसको कहते हैं ड्रॉइंग से बेटा, और वो ड्रॉइंग को फिर कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करते सिखाऊंगा आगे आपको, डोंट वरी। अब मेरे को बताओ बेटा कौन सी दो पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व है? यहाँ पे क्रिएटिव स्टोर और सौरभ। तो ये दोनों की बुक्स में रिकॉर्ड होगा, दोनों की बुक्स में रिकॉर्ड होगा बेटा। ओके चल डन। अब उसके बाद आते बेटा अपन लास्ट पॉइंट हमारा। देखो अराउंड 1 आवर हो गया, हम यहीं पे एक कुछ, मगर अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट। पेड सैलरीज ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट फ्रॉम शॉप। डोमेस्टिक, घर का जो नौकर था उसकी पगार दुकान में से दिया गया। तो बेटा दुकान में से दिया गया, तो क्या क्रिएटिव स्टोर ने पेमेंट दिया डोमेस्टिक सर्वेंट को, कैश पे करा डोमेस्टिक सर्वेंट को। घर का जो था, शॉप का सर्वेंट नहीं था, डोमेस्टिक सर्वेंट। ओके सॉरी,
डोमेस्टिक सर्वेंट को। डोमेस्टिक सर्वेंट क्या करेगा बेटा, मगर डोमेस्टिक सर्वेंट ने जो बेनिफिट दिया, जो काम करके दिया बेटा, वो दुकान के लिए काम करा कि सौरभ के लिए? डोमेस्टिक, घर का था, तो सौरभ के लिए काम किया। तो इसका मतलब पैसा दुकान से किया, काम सौरभ के लिए किया बेटा। तो इसमें दोनों इन्वॉल्व है, बिजनेस भी इन्वॉल्व है और ओनर भी इन्वॉल्व है। दोनों के इसमें क्या होगा बेटा? यस, ओके। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता था। हमको पूछा सिर्फ क्या था बेटा, उसने पूछा तो सिर्फ ये था कि ये बताओ कि इसमें क्या है, ओनर का इन्वॉल्व है कि बिजनेस इन्वॉल्व, कि ओनर बिजनेस की बुक्स में लिखना है, यस नो लिखना था, 5 मिनट में खत्म होता था। लेकिन ऐसा सोचना पड़े, इससे अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ती है। एक नोट लिख लेना, द क्वेश्चन इज फॉर द बिजनेस बुक्स ओनली। बिजनेस की बुक्स में, बुक्स मतलब अकाउंटिंग बुक्स जो होती, बुक्स ओनली, बट वी हैव एडेड पर्सनल बुक्स ऑल्सो। पर्सनल बुक्स मतलब सौरभ की बुक्स को भी ऐड करें। क्यों बेटा? कि आप पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से, इसीलिए। सो एज टू गिव ए comparative idea of whether it is a business transaction, personal transaction, or both, or both. ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। सेकंड भी कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी, वो जल्दी होगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे अब अपन सेकंड भी कर लेते बेटा, ओके। और हमेशा एक और चीज ख्याल रखना है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ अपनी, कि हमेशा ये मानना, कोई चीज पे करे तो बिजनेस का खर्चा बिजनेस के अकाउंट से क्या होगा, पर्सनल खर्चा पर्सनल अकाउंट से क्या होगा, ओनर के। लेकिन अगर बोला आपको अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, तो आप हमेशा ये मानोगे बिजनेस का खर्चा बिजनेस में से गया, ओनर का खर्चा ओनर ने दिया, पर्सनल खर्चा आई मीन पर्सनल इससे गया। लेकिन स्पेसिफाई करा नहीं, ओनर का खर्चा बिजनेस में से गया, या बिजनेस का कोई खर्चा ओनर ने पे किया, तो फिर अपन वो मानेंगे। लेकिन हमेशा नॉर्मली क्या मानना, बिजनेस का खर्चा बिजनेस से, ओनर का खर्चा ओनर ने दिया। लेकिन बोला कि ओनर का खर्चा बिजनेस ने पे किया, तो हम वो मानेंगे, या बिजनेस का खर्चा ओनर ने दिया तो वो मानेंगे, फिर जैसा बोला आपको। अगर कुछ नहीं बोला तो हमेशा क्या सोचना बेटा, नॉर्मल, ये चीज ख्याल रखेंगे, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता। अब आपके नोट्स में देखो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ठीक है। अभी जल्दी होगा बेटा, इसको इतना समय नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अब आओ यहाँ पे जल्दी से, मनोज कैरीज ऑन बिजनेस एज ए क्लॉथ डीलर, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांजेक्शन टू बी रिकॉर्डेड इन हिज बिजनेस बुक। सेम बेटा, बिजनेस बुक पूछा है पिछले क्वेश्चन जैसे, पूछा क्या है बेटा उसने, बिजनेस बुक्स पूछा है बेटा उसने, ठीक है। लेकिन अपने को क्या करना रहेगा, ये अपन वैसे ही करेंगे, दो इतने ट्रांजेक्शन है आपके सारे जे तक के, तो यहाँ पर अपन इसको करेंगे, एक एक पढ़ेंगे और लिखते जाऊंगा। तो पिछले जैसे ही आपको यहाँ पे ऐसा रिकॉर्ड करें, जो हाईलाइट करके रखा सेकंड कॉलम, वो नहीं लिखना है आपको, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन प्रिंटेड है, वो मेरे रेफरेंस के लिए कि रीड करके वहीं पे मैं करूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखोगे टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ, टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में, क्लॉथ स्टोर। यहाँ पे उसका बिजनेस का नाम नहीं दिया, क्लॉथ डीलर है तो कोई क्लॉथ की स्टोर है, कपड़ों का, वहां पे स्टेशनरी का बिजनेस है, यहाँ पे किसका बिजनेस है बेटा, कपड़ों का। तो वो कपड़ों के बिजनेस है, क्लॉथ स्टोर बिजनेस, और मनोज उसका ओनर है बेटा, ठीक है। तो जल्दी से इसको ड्रॉ करेंगे बा। रुकता हूँ मैं 1 आध मिनट रुकता हूँ, फिर शुरू करता हूँ, ठीक है। कितना टाइम, ठीक है, वी हैव टाइम, ठीक है। ये जल्दी होंगे क्वेश्चन।
ड्रॉ करो बेटा उसको। ओके, ड्रॉ किए बेटा आप लोगों ने। चलो अब अपन इसको शुरू करते हैं बेटा। ओके, अब देखेंगे सबसे पहले अपना ए पॉइंट कहता है ही परचेज ए पेरेम्बुलेटर फॉर हिज सन, उसके बच्चे के लिए खरीदा बेटा। तो अपन क्या मानेंगे, ऐसा बोला कि दुकान में से पैसा नहीं दिया, तो एक चीज ख्याल रखना, पर्सनल एक्सपेंसेस हमेशा ऐसा माना कि ओनर ने खुद ने दिया, बिजनेस का खर्चा बिजनेस से गया, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। तो बोला नहीं है कि इसकी दुकान से गया बेटा। तो देखो यहां पे ये मनोज है, सॉरी मनोज है, और ये मनोज ने क्या बेटा, ये खरीदा उसने अपने बच्चे के लिए कैरम्बोलेट। ओके, अब उसके ये कोई कहीं से खरीदा होगा बेटा, अब कुछ बोला नहीं उसने, फॉर हिज सन कैश और क्रेडिट बोला नहीं, लेकिन नाम भी नहीं दिया किससे लिए, तो अपन इंटरप्रिटेशन रूल बोलता है कि फिर कैश दे दिया होगा, इसलिए उसका नाम नहीं लिखा बेटा। तो पर्सनल एक्सपेंसेस पेड फ्रॉम पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो बिजनेस का खर्चा बिजनेस से, ओनर का खर्चा ओनर ने पे किया, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, कुछ और बोला क्वेश्चन में तो फिर वो मानना रहता है। तो इसमें मनोज इन्वॉल्व है बेटा, सिर्फ बिजनेस इन्वॉल्व नहीं, तो बिजनेस की बुक में नहीं और मनोज की बुक में आएगा, ठीक है। सेकेंड, ही एम्प्लॉयज ए टाइपिस्ट फॉर ऑफिस करस्पॉन्डेंस, ऑफिस करस्पॉन्डेंस के लिए रखा गया बेटा, एंड पेज हिम ₹450 पर मंथ। अब ऑफिस के लिए करा गया बेटा, ऑफिस का खर्चा ऑफिस से गया, हम हमेशा ऐसा मानेंगे। अगर बोला उसने खुद ने पे किया तो ठीक है, तो पर्सनल में से नहीं पे किया, ऐसा नहीं, जब बोला जब ही माना। ही एम्प्लॉयज, उसने एम्प्लॉयज किया, मतलब दुकान के लिए कोई ऑफिशियल का टाइपिस्ट किया, और पेज हिम ₹450, तो बिजनेस में से ही पैसा गया। अभी क्या हुआ बेटा, यहाँ पे ये क्लॉथ स्टोर है, उसमें कोई बेनिफिट, वो टाइपिस्ट है, कोई पार्टी होंगी, वो कोई टाइपिस्ट है ना जो वो बेनिफिट दे रहा है, हमारा काम करके दे रहा है, और बिजनेस में से उसको क्या हो रहा है बेटा, पैसे आ रहा है। तो ऑफिस एक्सपेंसेस पेड फ्रॉम ऑफिस अकाउंट, प्लीज इसको ऐसा इंटरप्रेट नहीं करना कि उसने पे किया, उसने एम्प्लॉय किया और बिजनेस में से गया बेटा। एंड पेज हिम रुपीज, तो बिजनेस का खर्चा बिजनेस में से गया। अगर वो बोलता पेज हिम ₹450 पर मंथ फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट, फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट, तो बोलता कि बिजनेस का खर्चा उसने पर्सनल अकाउंट से दिया। फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट बोला क्या, नहीं, तो ऐसे ही मानेंगे कि बिजनेस में से गया। तो बिजनेस की बुक यहाँ पे क्लॉथ स्टोर आया है बेटा, यहाँ पे यस, यहाँ पे फिर क्या होगा बेटा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। ही बाइज ए शोकेस फॉर ₹350। अब ना थोड़ा सा दिमाग सोचना पड़ता है, उसने शोकेस दिया बेटा, अब शोकेस क्यों लिया होगा, उसने बोला नहीं, बोलता फॉर शॉप तो फॉर शॉप में मान लेता, फॉर पर्सनल यूज तो पर्सनल यूज मान लेता। अब ही बाइज ए शोकेस फॉर ₹350, उसने बोला नहीं है कि पर्सनल यूज के लिए लिया कि बिजनेस के लिए लिया बेटा। तो मैं क्या मानूं, अब कपड़ों की दुकान है तो कपड़ों में शोकेस ऐसा बहुत रखती है कपड़ों की दुकान में, तो हम ये अज्यूम कर ले रहे, बोला नहीं साफ साफ, ऐसा करना पड़ता है कई बार, और जो ज्यादा आपको पॉसिबिलिटी जिसकी लगती है वो अजम्पशन लेना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि दुकान का लिए लिया होगा, क्योंकि वहां पे शोकेस ये सब रखी रहती है कपड़ों की दुकान पे, उसमें फिर कपड़े रखे रहते हैं ऑल दैट, ओके। तो हम ये मानेंगे, हम ये अज्यूम करें कि इसने दुकान के लिए लिया, तो दुकान का खर्चा दुकान से गया। अगर वो बोलता पर्सनल अकाउंट से गया तो ही मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखा भी देता हूं, क्लॉथ स्टोर इसने कोई पार्टी से ये शोकेस लिया, ठीक है, और पेमेंट भी बिजनेस से ही किया। तो हम ये मान रहे कि शोकेस किसके लिए लिया बेटा, बिजनेस के लिए, बल्कि मैं लिख देता हूं ये, ठीक है। ऑफिस एसेट पेड फ्रॉम ऑफिस अकाउंट, ऑफिस के लिए कोई एसेट लिया और ऑफिस से पे करे, लिख लेते
assumed showcase assumed that showcase is for shop। तो शॉप के लिए थी, शॉप का खर्चा शॉप से, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिक हमने अज्यूम कर लिया, ज्यादा पॉसिबिलिटी उसकी है बेटा इसीलिए। तो यहाँ पे यस बिजनेस केस में आएगा, पर्सनल इस पे नहीं आएगा। ओके, सो बिजनेस केस में आएगा, पर्सनल इस पे नहीं आएगा। ओके, अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे बेटा, फोर्थ पॉइंट पे हम आते। क्या कह रहा है हमसे फोर्थ पॉइंट यहां पर? अब ही सेल्स ओल्ड डोमेस्टिक फर्नीचर फॉर रुपीज 300। अब डोमेस्टिक फर्नीचर बेचा, तो उसने ये नहीं बोला कि उसका पैसा दुकान में आया ना ऑल दैट। तो डोमेस्टिक की इनकम डोमेस्टिक की, बिजनेस की इनकम बिजनेस की, डोमेस्टिक का एक्सपेंस डोमेस्टिक से गया, पर दुकान का खर्चा दुकान से गया, हमेशा यही मानना है। लेकिन बोला कुछ और, तो फिर ऐसा अपन मानेंगे कि अगर ऐसा बोला कि दुकान का खर्चा घर से गया या घर का खर्चा दुकान से गया, तो फिर उसको वैसा मानेंगे। अदरवाइज ये मानेंगे घर का खर्चा घर से, दुकान का खर्चा दुकान से गया। ओके, तो उसने ओल्ड फर्नीचर यहां पे बेटा मनोज ने ओल्ड फर्नीचर कोई पार्टी को बेचा बेटा, ओल्ड फर्नीचर, ठीक है, वो पार्टी ने, अच्छा ओल्ड फर्नीचर हमने दी बेचे, उसके बदले कैश है, तो इसमें दुकान इन्वॉल्व नहीं है, मनोज है, तो दुकान केस में बेटा और नो, और बिजनेस केस में ओके। ठीक है, सिंपल है, समझना जरूरी। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। ही परचेज क्लॉथ ₹15,000। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ बेटा, उसने परचेज किया अपने घर के लिए, पिछले इसमें साड़ी खरीदा था पिछले क्वेश्चन में, तो अपन ने माने थे पर्सनल इसके लिए लिया होगा। यहाँ पे कपड़े खरीदे, तो मैं क्या ये मानू कि उसने अपने पर्सनल के लिए लिया होगा, वो ज्यादा नॉर्मल लगता है कि उसकी दुकान भी कपड़ों की, तो कपड़े दुकान के लिए लिया होगा। तो ज्यादा क्या लगता है आपको नॉर्मल? कुछ बोला नहीं, फॉर शॉप फॉर पर्सनल यूज नहीं लिखा, तो कॉमन सेंस लगाना पड़ता फिर अपने को। क्या ज्यादा नॉर्मल नॉर्मल चीज सोचना रहता है। क्या लगा सर कपड़ों का बिजनेस है, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी उसने कपड़ों अपने कहां से लिया होगा बेटा उसने, ये उसने कहा, एक सेकेंड, तो ये इसने क्या होगा, ये ओल्ड फर्नीचर वाला हो गया अपना, ठीक है बेटा सॉरी। तो ये क्या ज्यादा पॉसिबिलिटी लगता है बेटा अपने को कि उसने बिजनेस के लिए, क्योंकि कपड़े का ही उसका बिजनेस है, तो ये क्रिएटिव स्टोर में आया, बिजनेस का खर्चा बिजनेस से, क्रिएटिव स्टोर में कपड़े आए, और ये पैसा हमने कोई पार्टी को दिए होंगे, तो ऑफिस एक्सपेंसेस, ये पार्टी कोई, तो यहाँ पे अपने पास गुड्स आए, क्योंकि उसका बिजनेस ही उसी का है ना, इसलिए उसको गुड्स कहते हैं। तो जिस चीज में बिजनेस करते, क्लॉथ में बिजनेस है इसका, तो वो क्लॉथ उसके लिए गुड्स है, उसके बदले पैसा पे कर। तो बताओ बेटा कौन इन्वॉल्व है यहाँ पे? क्रिएटिव, क्रिएटिव स्टोर नहीं, सॉरी मैं क्रिएटिव स्टोर बोला गलती से शायद, अगर बोला तो आई एम सॉरी। पिछले क्वेश्चन में भी क्रिएटिव सी से ही था ना, क्लॉथ स्टोर है वो, तो मैं लिख देता नहीं तो पूरा क्लॉथ स्टोर। ओके, तो ये इन्वॉल्व है। अगर इस क्वेश्चन में कहीं क्रिएटिव स्टोर बोला तो आई एम सॉरी, गलती से बोला, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में पार्टी के नाम था, क्लॉथ स्टोर है, ठीक है। ओके, अब आता हूं नेक्स्ट पॉइंट पे बेटा। ही बाइज ए कैश रजिस्टर मशीन फॉर ₹15,000। वो कैश रजिस्टर मशीन पता है, कभी आप जाते कोई मॉल में जाते हो, वो बिग बाजार में गए, तो आप वो कैश मशीन होती है जिसमें वो दिखता है पूरे कितने, फिर उसमें वो ओपन करता है, उसमें कैश 100 का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट, चेंज के लिए एक अलग बॉक्स रहता है, उसमें डालता है चेंज निकालता है, दैट इज कैश रजिस्टर। अब बताओ घर में रखेगा कि बिजनेस के लिए लिया होगा? खुद सोचो, पर्सनल यूज तो, और शॉप बोला नहीं, दिमाग लगाना पड़ता है वैसी जगह पे। तो घर पे रखेगा वो मशीन कि दुकान पे रखेगा? दुकान पे, दुकान के लिए लिए बेटा, तो इसलिए यहाँ पे क्लॉथ स्टोर, ठीक है, बिजनेस के लिए, कहीं से खरीदा उसने, कोई पार्टी होगी कोई, और उसका ना फिर उसका पैसे पे किया होगा उसने, ठीक है। तो ये मशीन आई और ये उसको कैश दी। ओके, तो ये किस केस में रिकॉर्ड होगा बेटा? क्लॉथ, तो ये बिजनेस केस में होगा, यस और no। तो ये आप लिखते जाओ साथ साथ में।
ओके डन। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे बेटा, क्या कह रहे हैं हमको नेक्स्ट पॉइंट। अब कहता है कि ही परचेज डोमेस्टिक यूटेंसिल, बर्तन ये सब उसके यूटेंसिल फॉर पीस 200 फॉर विच ही गिव्स क्लॉथ फ्रॉम द शॉप। दुकान से कपड़े दे दिया उसने भाई, घर के लिए सामान लाया और दुकान का सामान उठाकर वो कपड़े दे दिया उसे। देखो क्या हुआ यहाँ पे बेटा, ये क्या हुआ कि ये आपकी क्लॉथ स्टोर, ये दुकान है आपकी, वहां से गुड्स दिए गए कोई पार्टी को, कोई पार्टी होंगी उसको दिए गए गुड्स, कपड़े दिए गए, उसको बोले भाई पैसे दो, तो उसने क्या किया, एक मिनट, हाँ उसने क्या किया, उसने हमको 200 रुपए के यूटेंसिल्स दे दिया, मगर किसको दिया, मनोज को बेटा, मनोज को दे दिया। तो ये दुकान से कपड़े गए, उसका बेनिफिट मनोज को, जो इसको दिया हमने उसने मनोज को यूटेंसिल दिया। इसमें दोनों पार्टी इन्वॉल्व है, तो ये किस में आएगा, दोनों केस में यस बेटा। पर्सनल एक्सपेंसेस पेड बाय गिविंग गुड्स फ्रॉम शॉप, पर्सनल एक्सपेंस पे करेगा दुकान में से गुड्स देके, ठीक है ओके। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे बेटा अपना, कहता है हमसे ही टेक्स क्लॉथ ₹25 फॉर यूज एट होम। अब क्लॉथ लिया उसने 25 रुपए के घर में यूज करने के लिए, तो कहां से लिया होगा, कॉमन सेंस लगाओ, कपड़ों का ही बिजनेस है तो दुकान से लिया हुआ, ऐसा कह रहा है आपसे बेटा, ठीक है। तो यहां पे मैं कहता हूं, अब ये क्लॉथ स्टोर है, उसने क्या किया बेटा, कपड़े दिए मनोज को, मनोज जो है मनोज को दिए, गुड्स दिए, लेकिन मनोज उसके बदले, मनोज से हमको कुछ लेना है, लेकिन मनोज ने ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट करके रखा है बिजनेस में बेटा। तो ये अपन किस में एडजस्ट करते, शॉप विल एडजस्ट इन मनोज कैपिटल अकाउंट, मनोज कैपिटल अकाउंट, जो शॉप मेंटेन करता है मनोज का जो हिसाब किताब, उसको कैपिटल अकाउंट कहते हैं। मनोज उसके लिए एक पार्टी है ना, क्योंकि डिस्टिंक्ट है, दोनों दोनों अलग अलग है बेटा, तो मनोज एक पार्टी है। तो इसमें देखो कौन कौन इन्वॉल्व है, क्लॉथ स्टोर भी, और कौन है बेटा, मनोज, तो दोनों इसमें इन्वॉल्व है, तो दोनों के इसमें क्या आएगा बेटा, यस यस ओके। तो देखो दूसरा क्वेश्चन जल्दी हो रहा है, पहले में टाइम लगा क्योंकि अंडरस्टैंडिंग धीरे 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 बनती है, और एक बार बनी तो फिर स्पीड बढ़ती है बेटा, ओके। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट, साथ साथ में लिख रहे हो ना आप लोग, स्पीड हो ना, लिखते जाना पड़ेगा आपको बेटा साथ में, ठीक। अब उसके बाद अपन नेक्स्ट पे आते बेटा, ही पेज सैलरी टू हिज डोमेस्टिक सर्वेंट ₹50 फ्रॉम प्राइवेट फंड्स। अब देखो इसमें क्या हुआ बेटा, ही पेज मतलब यहां पे मनोज तो था, उसने पे करा कोई सर्वेंट को, उस सर्वेंट को एक पार्टी है बेटा, उसको पे करा, और सर्वेंट ने बेनिफिट भी मनोज को ही दिया बेटा, मनोज के लिए काम किया, डोमेस्टिक, ठीक है। तो डोमेस्टिक था, प्राइवेट फंड में से ही दिया, और डोमेस्टिक, घर का खर्चा घर से, तो इसमें दुकान का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है बेटा, तो ये बिजनेस केस में नहीं आएंगी और मनोज केस में आएगा बेटा, ओके। पिछले इसमें भी ऐसे आए थे। ही टेक्स ए लोन ऑफ ₹10,000 फ्रॉम ए फ्रेंड फॉर द मैरिज ऑफ हिज डॉटर। अब क्या किया बेटा उसने, मनोज ने पैसा लिया, अब वो लोन हो सकता है बैंक से, मतलब चेक से दिया तो बैंक से, हम मानते कैश में लिया, अपने फ्रेंड से लिया। अब ये लाइबल टू रीपे है ना, लाइबल टू रीपे, लोन लिया अपनी बेटी की शादी के लिए, इज लाइबल टू रीपे, लाइबल टू रीपे कौन बेटा, मनोज। तो इसमें भी बेटा बिजनेस इन्वॉल्व नहीं, मनोज की बुक्स में, सिंपल ओके। तो हमने आज क्या देखे, हमने सिर्फ इतना देखे बेटा कि इसमें किसकी बुक्स में रिकॉर्ड होना चाहिए, बिजनेस की क्या पर्सनल। तो आपने एंटिटी में क्या हमने सीखे बेटा, बिजनेस की आइडेंटिटी अलग, ओनर की आइडेंटिटी अलग होती है। क्यों, पर्पस भी सिखाया आपको, क्योंकि दोनों का प्रॉफिट, हम बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट निकाला, अगर पर्सनल एक्सपेंस भी बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे तो फिर करेक्ट प्रॉफिट आएगा नहीं बेटा, ओके। तो आज हमने सिर्फ ये वाला पार्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सिखाया बेटा, और उसके ऊपर कुछ ट्रांजेक्शन और कुछ क्वेश्चंस कराए, धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे। तो आज के लिए इतना भी, इनिशियली आपको होमवर्क नहीं, 1-2 दिन होने दो, फिर आपको होमवर्क भी मिलेगा। सो टेक केयर, बाय बाय।